बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आज जो मेरे बच्चे हैं, जो उनको मैंने उस समय पढ़ाया, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। एक बच्चा तो उसने अपना एक स्पेस रॉकेट का वो बनाया हुआ है। अगर हमारा देश का जो ग्रामीण तबका, जो एक बहुसंख्यक आबादी है, अगर ये बढ़ेगा तब भारत विकसित होगा। आर्थिक रूप से मजबूत है तो आपको लोग गरीब दिखेंगे। अगर आप गोरे हैं तो आपकी नज़र कालों पे रहेगी। टीचर्स की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो किसी की इस दुनिया में शायद होगी नहीं। ये फटाफट तो फिर मैंने 1 महीने की सैलरी वहाँ जमा करवाई वो वापस आ और मैं वहाँ से रिज़ाइन देके फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। देन द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लाइज एंड लुक एट मी कि मिस्टर यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। सर ने बोल दिया। मैंने कहा सर क्यों? बोले इतनी मतलब हमें पढ़ना है, क्योंकि पारिवारिक हालात ऐसे थे कि शिक्षा के अलावा और कोई साधन नहीं था। इतना फ्री होगा। मैंने ना 1 महीने अपने आप से ही बात करी जी। मैं अदरी रूम में साइड में वहाँ पे बैठा रहता था अकेला भी। मैंने पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक हर क्लास में टॉप किया। जॉब के बाद फिर जब मुझे 1-2 महीने के बाद सैलरी मिली तो फिर मैंने पहला फ़ोन लिया नोकिया का। कितनी सैलरी सर आपकी? मुझे लगता है 10-12 हज़ार मेरी। वो बन गया माइंडसेट कि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है, चाहे वो, और उनको यही नहीं पता पेरेंट्स को कि वो स्कूल आके कैसा नहीं है, बस फीस दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई आप आइए और गुवाहाटी में अब आपकी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, इलाहाबाद कट गया आप सीधा? जी। ये 2 दिन और 1 रात वहीं बैठे रहे, रास्ते में जाते रहे, क्या दिन होता रहा, रात होती। देखा क्या गांव में जाके? गांव में जिसके लिए छोड़ के आए थे सब कुछ कि चलो भाई गांव छूट जाएगा, उसी गांव वालों ने दुत्कारा फिर। जी। ये माधुरी दीक्षित के नाम पे? जी, माधुरी दीक्षित के नाम पे। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और 1000 बच्चे थे। मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया कि आप अपना इंटरव्यू पहले दिन ही? जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। गाड़ी बीच में रुकी तो हम उठ के देखते कैसे लोग हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे ये बोल रही है। अच्छा, लैंग्वेज भाई मैंने ये नौकरी नहीं करनी, वापस चलते हैं। उसी दिन स्कूल के अंदर पहुंच गए जहाँ ट्रेनिंग होनी है, वहीं से डिसाइड कर लिया कि अंदर नहीं गए, वहीं से बाहर वापस आ गए। इलाज हुआ कि भाई ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज को सैया मेरा माथे छत्र। मेरी आस्था है गुरु रविदास जी में, तो मैं चाहता था कि उनके सामने मंदिर में जाके मैं वो चिट्ठी खोलूँ। अच्छा, मैंने फैक्ट्रीज में भी इंटरव्यू दिया? हाँ, फैक्ट्रीज में मैं गया तो जिस फैक्ट्री में जाते वो कहते हैं कि आपको क्या आता है। पर जो है ना, इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। कुछ ना कुछ करने लग जाता है तो सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, संघर्ष बहुत है सर, क्योंकि जिस पारिवारिक परिवेश से हम लोग निकले हैं ना, बना लेते थे आप? बिल्कुल वहीं सीखा हमने खाना। कैसे? 6-7 साल बाद हमें पता चला कि भाई अच्छा, उस टाइम पता ही नहीं लगा? हमें पता ही नहीं कि ये क्या पढ़ क्या रहे हैं। वो पढ़ते रहते? तो हम लोग प्राइवेट मकान लेके रेंट पे रहते थे। अच्छा, एडमिशन हो गया, लेकिन उससे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि वो मुझे बीएड करने जम्मू जाना था। नहीं, मेरे माता पिता जो है वो, पिताजी 5 क्लास पढ़े, माता जी अनपढ़ थी, तो घर में ऐसा कुछ नहीं था पढ़ने का। 11वीं तक मैंने टॉप किया, लेकिन 12वीं में मैं उस पोजीशन को बरकरार नहीं रख सका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। और आज का पॉडकास्ट यानी कि इंटरव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुखविंदर सर, जिनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीखने को मिलेगी शायद, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आगे बहुत ज़्यादा सीख देने का काम करेगी। तो आइए सर, स्वागत है आपका हमारे बंटी टॉक्स में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बेशकीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपने जो पहल शुरू की है ये बहुत अच्छी और नेक पहल है, क्योंकि अक्सर लोग उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं जो लोग कामयाब हैं, लेकिन जो लोग कामयाबी के रास्ते में हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बताइए सर, अपने जीवन के बारे में, कैसे एज एन आपने स्टूडेंट से लेके अपनी जर्नी को शुरू किया? जी, मेरा जो है परिवेश सामान्य ग्रामीण परिवार था, जहाँ प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल की पढ़ाई मैंने अपने गांव के स्कूल से की। कौन सा स्कूल है? मेरा संबंध जो है गांव खतौली से है, जो अम्बाला के बिल्कुल नज़दीक है जी। तो वहीं पे जो प्राइमरी स्कूल था वहीं से हमने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर वही स्कूल मिडिल स्कूल बन गया, और फिर वहाँ से जो है मिडिल स्कूल से हमने परीक्षा पास करने के बाद फिर आगे 9th और 10th क्लास जो है मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजोखरा साहब से की। सर, जैसे जो आपकी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई रही है, तो मतलब क्या क्या चीज़, मतलब कैसा था आपका स्कूली जीवन? अच्छे थे पढ़ने में? मतलब क्या क्या चीज़ें रहती थी? जैसे गांव में आपने पढ़ाई करी है
और आज आपके पास अच्छी एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन उस टाइम कैसे मिली आपको? देखिए, मेरे जीवन में जो मुख्य परिवर्तन रहा वो इस तरह से रहा, जब मैं क्लास 1 में था शायद, तो एक टीचर थे जिनका बहुत खौफ था, क्योंकि जिस समय हम पढ़ते थे जिस एरा में, उस समय टीचर जो है बहुत ज़्यादा पीटते भी थे, डांटते भी थे। हाँ जी। और हमारा जो स्कूल था वो सिर्फ एक कमरे का स्कूल था। सिर्फ एक कमरे का स्कूल, जिसमें एक बरामदा था और 5 क्लासें। ये कौन से सन की बात है सर? ये 90s का दौर है। अच्छा, 90s का। जी, बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी समय जो है एक कमरा था, उसमें 5 क्लासें लगती थी। तो जैसे बरसात वगैरह होती थी तो पहली, दूसरी, तीसरी को छुट्टी, और 4th और 5th क्लास हमारी जो है वो उस कमरे के अंदर। हाँ जी। कितने बच्चे तो थे क्लास में? यही 30-40 बच्चे होते होंगे। और जब कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो फिर एक पेड़ के नीचे बाहर, वहीं पे हम अपना जाके पेड़ के नीचे पढ़ते थे। पेड़ के नीचे? जी जी। नीचे टाट बिछा के? हाँ, टाट भी हम अपने खुद के लेके जाते थे। बैग जो है वही यूरिया के थैले से बने होते थे। अच्छा, स्कूल में ऐसे रहता था? जी जी। क्योंकि ये सब आजकल के जो बैग हैं, ये हमारी पहुंच से बाहर थे। उस टाइम चीज़ें महंगी थी। शहर जाना भी एक बड़ी, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ थी गाँव से। जैसे आजकल तो चलो व्हीकल हैं, सड़कें बन गई हैं। नहीं, आप बिल्कुल इस चीज़ को तो छोड़ ही दो। शहर आज और 90s के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम पहले बार 5वीं क्लास में जो बोर्ड का पेपर देने पंजोखरा गए, तब मैंने पहले बार समोसा खाया था। पहली बार? जी। और उसके जब हम वहाँ गए भी पेपर देने, तो जो जमींदार थे वो अपनी ट्राली में सब बच्चों को लेके गए थे पेपर दिलवाने। यानी हमारे पास वो भी साधन नहीं था कि हम पंजोखरा भी पेपर देने के लिए अपने साधन से। जबकि कितनी दूरी है पंजोखरा की? तो कुछ भी नहीं है। ये आज का समय है, वो समय अलग था। कैसा लगता था सर उस टाइम? जैसे बहुत अच्छा था, बहुत ही सुखद था, संघर्षमय था। अच्छा, पढ़ने में कैसे रहे हो सर आप 10वीं क्लास तक? वैसे जैसे गाँव के स्कूल की पढ़ाई रही है। पढ़ाई में मैं हमेशा फर्स्ट रहा। मैंने पहली क्लास से लेकर 11th क्लास तक हर क्लास में टॉप किया। हर क्लास में? जी। एक गांव का बच्चा? हाँ सर। वैसे ट्यूशन वगैरह उस टाइम? नहीं, ये तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं ट्यूशन का। तो अच्छा, मतलब घर पे पढ़ाई? जी। घर पे कोई गाइड करता था कि अपने? नहीं, मेरे माता पिता जो है वो, पिताजी 5 क्लास पढ़े हैं, माताजी अनपढ़ थी। तो घर में ऐसा कुछ नहीं था पढ़ने का, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन थी और गुरुजनों का आशीर्वाद। जब हम उनको काम सुनाते थे तब वो और अधिक प्यार करते थे, तो उससे उत्साह बढ़ता था, उससे मोटिवेशन मिलता रहता था और जीवन आगे बढ़ता रहता था। तो जैसे आपने +2 पास करी। अच्छा, +1 +2 में कौन सा सब्जेक्ट रहे आपके पास? जब मैंने 10वीं पास की गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजोखरा से, फिर हमने सोचा कि भाई कहाँ दाखिला लिया जाए। तो चूँकि फ़ीस ना दे पाने के कारण हमें सरकारी स्कूल ही चुनना था। तो हम जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर, जो मेन हाईवे पे है, उसी में दाखिला लिया। तो जब हम उनके पास गए तो हमने उनको सर्टिफिकेट दिखाया कि हमने 10वीं पास कर लिया, आप एडमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने नंबरों के हिसाब से हमें खुद ही स्ट्रीम जो है दे दी। अच्छा, आपने कुछ सोचा नहीं था? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, वहाँ पे जाके आर्ट्स ले लिया? जी। उन्होंने कहा कि संस्कृत में आपके बड़े अच्छे नंबर है, तो आप आर्ट्स रख लीजिए। और संस्कृत में एक सब्जेक्ट मेरे पास संस्कृत था, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, फिर इन सब्जेक्ट आपने +1 +2 में एडमिशन लिया। +2 का रिजल्ट कैसा रहा फिर? +2 जो है, +2 का रिजल्ट मेरे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि 11वीं तक मैंने टॉप किया, लेकिन 12वीं में मैं उस पोजीशन को बरकरार नहीं रख सका। क्योंकि कहीं ना कहीं शहर के बच्चे हो गए थे? शहर के नहीं, वो भी साथ में हमारी खुद की कमियां थी कि जैसे हम शहर में गए तो हमें लगा कि हम एक बहुत बड़ी विक्ट्री हमने अर्जित कर ली है। जब मेरा पहले बार बस का पास बना तो मैंने 3-4 चक्कर तो पंजोखरा से बलदेव नगर तक के सिर्फ इसलिए लगाए कि बस में बिना टिकट के भी ट्रैवल किया जा सकता है। अच्छा, वो अनुभव ले रहे थे आप? हाँ, वो अनुभव के लिए। फिर जैसे उस समय सिनेमा था, पिक्चर्स लगती थी, पिक्चर्स देखना, स्कूल बंक करना, ये सब जो चीज़ें हैं इन्होंने प्रभावित किया कहीं ना कहीं। सर, ऐसा एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने में था, बच्चा ही था भी, तो पर ऐसा क्या हुआ कि संगति मिल गई थी ऐसी? हाँ, संगति का ये प्रभाव है, क्योंकि अच्छी संगति अगर मिलती तो फिर शायद कहीं और होते और अच्छा हो जाता। जी। तो फिर मतलब कि +2 आपने क्या कर ली? हाँ, +2। अच्छा, जीवन कैसा रहा आपका शहर से लेके गांव तक आने का? 2 साल आप आए। जीवन जो है वो अनुभव अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये था कि भाई हम लोग जो कर रहे थे वो पहले बार था कि हम लोग बाहर निकले शहर से और फिर गांव को रिप्रेजेंट करना। और फिर जब एक जिम्मेवारी परिवार की भी थी कि भाई हमें पढ़ना है, क्योंकि पारिवारिक हालात ऐसे थे कि शिक्षा के अलावा और कोई साधन नहीं था।
तो उस तरह से सारी चीज़ें चलती रही। जी। कितने के बच्चे आते थे गांव से पढ़ने के लिए शहर? हम लोग 8 बच्चे थे जो एक बैच में थे, तो उसमें से अभी 2-3 तो है जो गवर्नमेंट जॉब में है, एक पुलिस में है लखमीर सिंह, और एक अमरजीत जी हैं जो मेरे खास मित्र हैं, वो अभी हाई कोर्ट में है, और एक मैं। तो बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आ पाए। अच्छा, तो सर फिर आगे मतलब कि कैसे आपने सोचा कि अब क्या करना है? जैसे +2 पास करी आपने। हाँ जी, उसके बाद फिर वहाँ एक पांडे सर थे हमारे हिंदी के बलदेव नगर में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, आप संस्कृत में बड़े अच्छे हैं, आपके नंबर बड़े अच्छे हैं, आप शास्त्री क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक सर, है। ये जो जैसे सब्जेक्ट तो और भी थे, मैथ था, इंग्लिश थी, हिंदी थी, ऐसा आपको क्या लगा कि संस्कृत की तरफ, जैसे आपने बोला कि 10वीं पास करके आए आप गांव से स्कूल में शहर में, तो वहाँ पे टीचर ने बोला कि आपके संस्कृत में बड़े अच्छे नंबर है, तो वो कोई आपको गाइड कर रहा था क्या उस चीज़? हाँ, उसके लिए देखिए मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा मेरे पढ़े ही परम आदरणीय श्री दिलाराम शास्त्री जी, जो हमें 8वीं तक जो है जिन्होंने संस्कृत पढ़ाई, तो उनका व्यवहार देख के, उनके मोटिवेशन से मुझे संस्कृत में बड़ा अच्छा मतलब अनुभव हुआ। वो लगन पैदा उन्होंने वहाँ से कर वो दिया उन्होंने, उनका योगदान है, क्योंकि वो बताते थे कि भाई अगर आपने जीवन में कुछ पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उनकी गाइडेंस जी, से आपने तो उस चीज़ उनका चरित्र मुझे बड़ा प्रभावित किया उसने, और फिर उन्होंने जो जो किया कहा फिर मैं वैसा करता किया, चला और गया। आज देख लो जी, जॉब भी जी, है। जी, तो जैसे आपने बताया कि +1 में आपको वहाँ पे हिंदी के जो सर मिले, उन्होंने कैसे गाइड किया आपको आगे? उन्होंने मुझे कहा कि आप शास्त्री कर लीजिए, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि अम्बाला सिटी में एक राधी देवी सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज है, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए, मैं वहाँ जा बात कर लेता हूँ। अच्छा, शास्त्री होती क्या है सर वैसे? शास्त्री का मतलब ये है सर, जैसे +2 के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे आप अगर BSc करते हैं तो आप मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड में जाते हैं। ऐसे अगर जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो शास्त्री करते हैं, वो संस्कृत में विशेषज्ञता है। वैसे आप +2 में भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी आगे एक एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो संस्कृत की जो मतलब इतनी डीप स्टडी नहीं होगी जितनी आप शास्त्री में कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मोस्टली पेपर सारे संस्कृत आज में भी ऐसा कोई बच्चा करना चाहता है? हाँ, आज भी है। उसके बाद फिर मैंने जो है अम्बाला सिटी से फिर अम्बाला कैंट में जो SD संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे मैंने, जैसे आपने पहले अम्बाला सिटी में एडमिशन लिया +2 के बाद जी, वहाँ पे क्या रहा सर? जैसे कितने साल का कोर्स रहा आपका? वहाँ मैंने 2 साल लगाई है, 3 साल का कोर्स होता है। +2 के बाद शास्त्री अगर किसी ने करनी है तो वो 3 साल का कोर्स है। तो आप फिर स्कूल से वहाँ जाना शुरू कर? हाँ, वहाँ पे क्या क्या होता था सर? क्या क्या सिखाते थे जैसे उसमें? उसमें संस्कृत से संबंधित विषय हैं, जैसे संस्कृत साहित्य है, व्याकरण है, ज्योतिष है, और हिंदी इंग्लिश तो था ही, ये सारे विषय रहते हैं। क्या ऐसा मतलब क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली आपको? टफ तो नहीं लगा थोड़ा? नहीं, टफ नहीं लगा, लेकिन ये है कि भाई उसमें थोड़ा सा मुश्किल तो है संस्कृत, अगर आप सीखना चाहें, क्योंकि जैसे आपकी फैमिली में भी कोई उस तरह का क्योंकि ये संस्कृत भी अपने आप में, जैसे आजकल के बच्चों को इंग्लिश बड़ी मुश्किल लगती है ना, तो आजकल के बच्चों को संस्कृत उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगती है, समझना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मतलब जैसे आपकी फैमिली में तो सर कोई था भी नहीं उस टाइम, कोई गाइड करने वाला, जैसे आपने बताया कि इतना पारिवारिक जो है एजुकेटेड नहीं था उस टाइम, तो आपके लिए चैलेंज नहीं था वहाँ पे बहुत बड़ा? नहीं, चैलेंज कैसे हैंडल किया आपने? नहीं, चैलेंज कुछ नहीं है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपने किसी चीज़ को, जब आपने नीचे से बेस से अच्छी तरह पढ़ा है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। इवन आप ये देखेंगे कि मेरे शास्त्री करने के बाद भी मेरे इंग्लिश में 65% नंबर है। क्या संस्कृत सारे सब्जेक्ट संस्कृत में होने के बाद सिर्फ एक इंग्लिश में, क्योंकि मेरा बेस अच्छा था, और ऐसे ही संस्कृत में बेस अच्छा होने की वजह से मुझे कभी कहीं दिक्कत नहीं आई संस्कृत में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं आई। तो वैसे आपने फिर वहाँ से 2 साल लगाए? वहाँ सिर्फ 2 साल लगाए। वहाँ पे कोई टीचर मिले आपको कोई खास? हाँ, नहीं, वैसा कोई खास नहीं था वहाँ, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ फीस भी थी, और लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं कैंट जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लूँ। ऐसा क्यों था सर? क्योंकि क्योंकि वहाँ वो बड़ा कॉलेज है, और उसको जो है उसके बारे में किसने बताया आपको कि ऐसे वहाँ पे कॉलेज है? वही बच्चे जो वहाँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते कैंट से भी आते थे थे जी, वो भी चाहते थे कि हमारा किसी तरह कैंट एडमिशन हो जाए। वो सर सरकारी था क्या कैंट? वो सरकारी तो नहीं कह सकते, वो जो है उसको संस्था कोई हैंडल कर रही थी क्या? नहीं, जैसे प्राइवेट स्कूलों को जो डोनेशन देते हैं सरकार ना, एडेड स्कूल टाइप का था वो। तो एडेड कॉलेज है, उसको फंडिंग में मिलती है, उसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वो संबंध भी था, इसलिए। तो 2 साल के बाद आपने फिर वहाँ जी, उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, किसी की सिफारिश लगवानी पड़ी, तब वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ पे जाके नई चीज़ें क्या सीखी सर आपने? नई चीज़ें, वहाँ नए दोस्त बने, और तब जाके रियलाइज़ हुआ कि भाई वहाँ लाइब्रेरी भी थी, और फिर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे वहाँ पे। उसी में
जी हाँ, यमुनानगर तक के बच्चे आते थे, क्योंकि अम्बाला में सिर्फ एक वही संस्कृत का कॉलेज है जो काफ़ी पुराना भी है और फैकल्टी भी वहाँ अच्छी है। उस कॉलेज का नाम सनातन दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत कॉलेज, शॉर्ट में कह सकते हैं SD संस्कृत कॉलेज। SD संस्कृत कॉलेज, मतलब यही अम्बाला का। अगर कोई बच्चा आज भी वो चीज़ करना चाहता है +2 के बाद, क्या वो कर सकता है सर? हाँ बिल्कुल, वहाँ जाके एडमिशन ले सकता है और अभी वहाँ पे वो कॉलेज चल रहा है। तो वहाँ के अनुभव कैसे रहे सर आपके? वहाँ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ नए दोस्त बड़े और जैसे खुद भी हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आई। उसके बाद फिर जब मैं फाइनल ईयर में पहुँचा और जब अंतिम दौर था फाइनल ईयर का, तब जाके रियलाइज़ होने लगा कि भाई हम लोग अब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं और अब सब लोग इसी में लग गए कि सबने बीएड करनी है। और उस समय बीएड ऐसे नहीं था कि गए और एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस टेस्ट होता था बीएड के लिए, तो बड़ी मुश्किल थी बीएड में एडमिशन होना। तो उसके लिए फिर आपने सर पहले ही सोच लिया था कि टीचिंग लाइन में जाना है? देखिए जब मैंने शास्त्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ये पहले तभी डिसाइड हो गया था कि मैंने टीचिंग में जाना है। तो जैसे बीएड आपने बताया, कैसे एडमिशन लिया सर फिर उसमें आपने? बीएड के लिए हर स्टेट में जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सबके इंट्रेंस टेस्ट होते थे। तो हम लोगों का संस्कृत के एक यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, तो वो सिर्फ संस्कृत में बीएड करवाती है। सिर्फ संस्कृत? इसके लिए किसने गाइड किया आपको? ये सब हमें जब लास्ट ईयर में थे हम वहीं अम्बाला कैंट संस्कृत कॉलेज में, वहाँ से ये पता चला कि भाई ऐसे करके ये चीज़ें हैं, यहाँ पे बीएड कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से ये पता चला कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में बीएड की जाए, उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो फिर वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि भाई अब बीएड तो ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर ये जो पुरानी पढ़ाई है सब बेकार हो जाए। फिर वहाँ पे आपने एडमिशन लिया। वो कितने साल की रही सर आपकी? सिर्फ 1 साल की बीएड थी। मैं इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए दिल्ली गया, मेरे घर से पहले कोई दिल्ली नहीं गया था। तो एक मेरे दोस्त हैं अम्बाला से ही हैं वो। अच्छा, वो आपके साथ गए? जी, मैं उनके साथ गया। अच्छा, आप उनके साथ, उनका भी एंट्रेंस टेस्ट था? हाँ, वो मेरे साथ। अच्छा सर, घर वालों ने बोला नहीं होगा कभी दिल्ली जा रहा है, मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको कैसा लग रहा था जैसे आप दिल्ली जा रहे थे उस दिन, उस टाइम? दूर नहीं लगा कुछ? बहुत ज़्यादा दूर, और सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ पता नहीं दिल्ली कहाँ है। बस चली जा रहे? बस में, ट्रेन में सर? बस में। मैं उनके साथ गया, उनके फादर जो है उनके फादर लेके गए एक्चुअली, उनको भी मुझे भी, मैं उनके साथ गया। तो वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया। और क्या क्या सर, मतलब उसकी तैयारी वेरी कैसे करी आपने? हाँ, उसकी तैयारी के लिए जो है बुक्स हमने पढ़ी, वही बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे ग्रामर से संबंधित। तो सिलेबस आपका पहले रहा उसी में से आ गया? हाँ जी। फिर एंट्रेंस कैसा हुआ सर आपका? एंट्रेंस में ऐसा हुआ कि भाई मेरा तो बीएड में दाखिला हो गया, और लेकिन उस बच्चे का नहीं हो पाया जो मुझे लेके गया था। रीज़न? अब रीज़न आप कुछ भी लगा लीजिए उसमें, मेरे भाग्य लगा लीजिए, या तो आपकी मेहनत थी कहीं ना कहीं। हाँ, देखो ये भी है ना। जैसे सर आपका जब वो रिजल्ट आया तो कैसा लगा? कितने दिन बाद रिजल्ट आया था आपका? मुझे लगता है 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ गया था उसका। उसके बाद फिर कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया? ये तो अच्छा, खुशी की बात थी कि बीएड में एडमिशन हो गया। लेकिन उससे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि वो मुझे बीएड करने जम्मू जाना था। जम्मू जाना पड़ेगा जी, क्योंकि मेरा एडमिशन जम्मू हुआ था। तो पहले तो मैं दिल्ली कभी नहीं गया था, अब मुझे जम्मू जाना था। नया टास्क आ गया। हाँ, कि भाई ये तो नहीं लगने लग गया था कि पढ़ाई के चक्कर में फंस गए भाई? हाँ, ये दूर दूर जाना पड़ेगा। नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जब जो बच्चे घर से नहीं निकले हैं उनके लिए सच में बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई वहाँ रहना खर्चा, और उतना खर्चा अफोर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम, मेरे लिए पर्सनल नहीं, पूरे परिवार के लिए ये बड़ी एक फिर अब उसको चीज़ को कैसे सर हैंडल किया आपने? जम्मू गए कि कैसे? हाँ, फिर जब मैं जम्मू गया तो मेरे जम्मू कैसे गए सर आप? बाय ट्रेन। किसके साथ गए थे? मेरे बड़े भाई हैं सतीश कुमार जी, उनके साथ मैं जम्मू गया। वो कुछ दिन मेरे साथ रहे वहीं जम्मू। तब कैसा लगा आपको वहाँ पे जाके पहुँच के कि कहाँ गए हम? देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिवेश के लोग मिलते हैं, तब आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला ही नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं जो उसी समय उसी दौर में संघर्ष कर रहे हैं। जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ मुझे राजस्थान के, हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों से और भारत के दूसरे क्षेत्रों से भी विद्यार्थी थे वहाँ पे जो पढ़ाई करते थे मेरे साथ जम्मू में। ये कितने साल का रहा आपका? ये मेरा 1 साल का कोर्स था। वहाँ पे सर हॉस्टल वगैरह में रहते थे? कैसे रहते थे वहाँ पे? हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो जो कैंपस था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हम लोग प्राइवेट मकान लेके रेंट पे रहते थे। अच्छा, रेंट पे रहते थे। उसमें कैसे क्लासेस होती थी सर?
क्लासेस के लिए एक बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे ली हुई थी, उस बिल्डिंग में क्लासेस लगती थी। क्लासेस वही जैसे एज यूजुअल बीएड में होती हैं, लेकिन वो सारी संस्कृत में थी। सारी संस्कृत जी। अच्छा लगा सर उधर जाके आपको? हाँ अच्छा, जैसे दूसरी स्टेट्स के बच्चे मिले आपको, उनसे उनसे कुछ सीखने को मिला आपको, कुछ कैसा लगा? देखिए, दूसरी स्टेट में मुझे मेरे साथ एक लक्ष्मण मीना करके एक विद्यार्थी थे जो मेरे रूम पार्टनर भी थे, राजस्थान से। तो वो उस समय आरएएस की तैयारी करते थे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। हमें ये नहीं पता था कि ये क्या होता है, तो हमें लगता था कि ये शायद वहाँ के टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, ये नहीं पता कि ये हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। तब भी जब हम बीएड कर रहे थे तब भी कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद फिर जब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तब हमें पता चला कि वो विद्यार्थी कितने बड़े पेपर की तैयारी कर रहे थे। ये कितने टाइम बाद पता लगा आपको? ये 6-7 साल बाद हमें पता चला कि भाई अच्छा, उस टाइम पता ही नहीं लगा? हमें पता ही नहीं कि ये क्या पढ़ क्या रहे हैं। वो पढ़ते रहते थे सारा दिन? हाँ, वो अपने आरएएस की किताबें पढ़ते रहते थे। आपको लग रहा है कि वो टीचर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें लगता था कि वो वहाँ के जो टीचर बनने के लिए राजस्थान में वो पेपर की तैयारी करते होंगे। ये चीज़ें अवेयरनेस जो है कई राज्यों में पहले से हैं, हमारे पास थोड़ी लेट पहुंची है। हाँ, अभी तक नहीं है गांव में, तो कई बार ना कई चीज़ों का पता नहीं होता जैसे बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल। फिर जैसे आपने वहाँ पे वो मतलब कि 1 साल का लगाया आपका, और कैसे अनुभव रहे सर? कोई स्पेशल आपका कोई रहा हो? स्पेशल अनुभव ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन बीएड करने के बाद ये लगने की उम्मीद थी कि भाई हाँ अब शायद जॉब मिल सकती है, जो मिल जाएगी, हाँ कि भाई अब नौकरी मिल जाएगी। और इस दौरान जो हम लोग बीएड कर रहे थे वहाँ पे, तो प्राइवेट मकान था, उस मकान में जब हम लोग उसका रेंट एक तो देना था, दूसरा खाना पीना खुद बनाना पड़ता था। खुद बनाते थे? क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी कि किसी को हम आजकल जैसे वो जो पीजी होते हैं, पीजी ऑप्शन है, ये वाला कोई ऑप्शन नहीं था। खाना तो बना लेते थे आप? बिल्कुल, वहीं सीखा हमने खाना बनाना। कैसे उठते थे सुबह? रूटीन क्या रहता था? सुबह जैसे हमारा 8 बजे कॉलेज होना शुरू होना है, तो हमें सुबह 6 बजे उठना, उठ के अपना सारे अपना नित्य कर्म करने के बाद खाना बनाना। जैसे भी कच्ची पक्की रोटी मिली बनाई और खाई, क्योंकि वो देखने वाला कोई नहीं था, खुद ही उसको महसूस करना था कि ये कच्ची है या पक्की है। तो बस धीरे धीरे वहीं से अभ्यास हो गया। और संघर्ष बहुत है सर, क्योंकि जिस पारिवारिक परिवेश से हम लोग निकले हैं ना, तो हम लोग, मैं यहाँ से अम्बाला कैंट से बैठता था और 1 महीने का आटा लेके जाता था यहाँ से पिसवा के, घर से जम्मू। जब वो 1 महीने का आटा खत्म हो जाता था तो फिर दोबारा अगले महीने आना और फिर आटा लेके जाना। फिर आटा मेरे फैमिली में पूरा सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली में देखिए हम लोग 4 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो उस समय जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। आज भी मैं उनका मतलब वो उपकार, वो उनकी सहायता वो कभी मैं दे नहीं पाऊँगा, उपकार उनका उतार नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर वो उस समय मुझे सपोर्ट ना करते तो फिर शायद मैं आज इस मुकाम पे ना। वो आप भी सर कहीं ना कहीं जीवन में मेहनत करते हैं ना, तो दूसरा अपने आप सपोर्ट करने लग जाता है, उनको लगने लग जाता है कि हाँ भी कुछ कर रहा है अच्छा ना, तो उस हिसाब से लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कई बार दूसरों को ये भी लगता है कि आप जिस डेडिकेशन से कर रहे हैं उनको उम्मीद होती है आपसे, उम्मीद लग जाती है कि भाई यार ये बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है अपने आप में। हाँ, तो आप अगर किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप पाओगे कि कई बार ऐसे लोग भी आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं है। बिल्कुल, मेरे साथ हो रहा है ऐसा आजकल, मतलब हर लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कहीं जाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं अभी कोई ज़रूरत है हमें बताना, जबकि मैं कई बंदों को तो जानता भी नहीं अच्छे से, मैसेज भी आने लग गए। जैसे कई बार ना जब इंसान कुछ ना कुछ करने लग जाता है तो सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ। सर जैसे आपकी बीएड पास होगी वहाँ से, फिर आपने क्या करने का सोचा, क्या चैलेंज था अगला? बीएड पास करने के बाद फिर चैलेंज ये था कि अब कहीं जॉब की जाए, तो जॉब करने के लिए जॉब ढूंढनी शुरू की। अच्छा, वहाँ से घर आ गए आप? घर आ गए, तो उसके बाद जॉब ढूंढनी शुरू की, तो जॉब कोई दे ना। रीज़न क्या था? रीज़न ये कि कहीं जॉब है ही नहीं। अच्छा, जो स्कूल हैं भी, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अक्सर जो है स्कूलों में वही लोग जॉब में रख लिए जाते हैं टीचिंग में, जो लोग कहीं ना कहीं उस समय की बात है कि आपके जानकार हैं या आपके कोई ऐसे टीचर जानकार हैं, आपके प्रिंसिपल जानकार हैं, या किसी भी तरीके से आप उस संस्था या स्कूल से संबंधित पहली बार जॉब ढूंढना बहुत बड़ा टास्क हो जाता बहुत है, मुश्किल है, क्योंकि ना कोई जानकारी है, नहीं ना इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है, तो बहुत बड़ा टास्क होता है पहली बार कहीं जॉब लेना। मैं ऐसे घूमता रहा बहुत स्कूलों में। कितने स्कूलों में गए आप? बहुत सारे, कम से कम 50 स्कूल, जहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम दिया कि मैंने ये किया है। एक तो फ्रेश, कोई एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा उस समय अवस्था भी ऐसी थी, मैं 23 साल का था, तो उस युवावस्था में नौकरी देना और ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इस दौरान मैंने बहुत स्कूलों में इंटरव्यू दिया, गया जहाँ भी जाते, तो क्योंकि उस समय जब हम उस दौर में जब हम इकट्ठे दोस्त थे
वो भी जाते थे इंटरव्यू देने, तो वो प्राइवेट स्कूल में उनको जॉब मिल जाती थी, मुझे नहीं मिलती थी। रीज़न क्या था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जानकारियां थी, सिफारिश वगैरह सिफारिश थी, और मेरे परिवार उस में ना टाइम से कोई। फिर आपको कैसा महसूस हो रहा था कि मैं गलत तो नहीं पढ़ लिया? हाँ, लगता तो था कई बार कि भाई ये गलत दिशा ले ली है। कितना टाइम लग गया आपको जॉब ढूंढने में? बहुत ज़्यादा नहीं, विद इन 6 मंथ मैंने मल्टीपल चीज़ें जो है ट्राई करी। क्या किया उसमें? मैंने स्कूल में ट्राई किया, नहीं जॉब मिली, तो मैंने प्राइवेट फैक्ट्रीज में जाके ट्राई किया। क्योंकि फैक्ट्री में भी गए सर आप? जी, बीएड करने के बाद? बीएड करने के बाद रीज़न वही था कि उस फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही? नहीं, ये नहीं था। रीज़न ये था कि हमें अपने परिवार की हेल्प करनी थी, क्योंकि इतने पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, इतने सालों के बाद अब ये मन में आ गया था कि भाई परिवार की सहायता करनी है। क्योंकि परिवार इतना मजबूत नहीं था आर्थिक रूप से कि भाई हम उस उनकी मेहनत पे, उनकी कमाई पे और आगे पढ़ें। जबकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरे नंबर भी सारे क्लासेस में अच्छे हैं, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँ। रीज़न यही था कि फैमिली को देख के चले थे आप? क्योंकि वो पीछे से पैसे देने सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो फिर आपने फैक्ट्रीज में भी इंटरव्यू दिया था? हाँ, फैक्ट्रीज में मैं गया, तो जिस फैक्ट्री में जाते वो कहते हैं कि आपको क्या आता है, आपने कंप्यूटर सीखा है? मैंने कहा नहीं, कंप्यूटर उस तरह की नहीं थी फैक्ट्री में काम करने के लिए। वो क्योंकि वो स्किल के लिए हमने पढ़ा ही नहीं। और जब हम उनको बताते थे कि मैंने शास्त्री किया ऐसे संस्कृत में, तो बोले आप कहीं स्कूल में टीचर के लायक हो, ये जॉब आपके लिए नहीं है। कितनी फैक्ट्री में चले गए थे वैसे फिर? बहुत, 8-10 फैक्ट्री में, इस तरफ अपना ये जो लालड़ू की तरफ, इस तरफ अम्बाला कैंट से उस तरफ शाहबाद की तरफ, नारायणगढ़ की तरफ। पढ़ने लिखने के बाद भी इतने ज़रा चैलेंजेस थे। एक बीएड करी आपने अच्छे नंबर से और जम्मू से करी, फिर आप फैक्ट्री में ट्राई कर रहे हो, स्कूल में जॉब नहीं मिल पा रही। यही सच्चाई है। जीवन जो है ना इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। आपको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लूँ तो मेरे लिए रास्ते आसान है। आप जिस समय बीएड में होते हैं, आपको उस समय लगता है कि बीएड करते ही मैं ये कर लूँगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आप बीएड करके बाहर निकलते हैं समाज में, तब आपको असली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि नहीं, अभी भी और मेहनत की जरूरत। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ते रहोगे उतने ज़्यादा टास्क आपके सामने आते रहोगे। बिल्कुल, ये है कि हैंडल कैसे करना चाहिए को। फिर आपने सर कैसे आगे पढ़ाई करी? उस टाइम क्या किया? जैसे जॉब नहीं मिली आपको, ना फैक्ट्रीज में मिली, ना स्कूल में मिली, तो फिर जैसे इसी दौर में मैं जब घूम रहा था, तो मुझे वही पुराने शिक्षक मेरे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन शिक्षकों के आशीर्वाद से मुझे जो है एक दिन ऐसा मौका मिला कि मैं एक स्कूल में गया, देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अम्बाला बस स्टैंड के सामने। अच्छा, हाँ उधर है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे जो संस्कृत के टीचर थे वो टीचर थे जिन्होंने कभी मुझे पंजोखरा में पढ़ाया था। अच्छा, +1 +2 में? 11th-12th में, 9th-10th में। अच्छा, 9th-10th में। तो वो टीचर मुझे मिले। मैंने उनसे कहा कि भाई, वो कैसे मिले सर आपको? वैसे क्योंकि वो स्कूल में कार्यरत थे। और आप उस वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए? मैं इंटरव्यू देने गया। आपको पता था वैसे पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो सडनली वो मिले आप? सडनली वो मुझे मिले, तो मैंने उनको प्रणाम किया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। उन्होंने पहचान लिया? उन्होंने पहचाना। उन्होंने बोला कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस नौकरी के लिए मारामारी तलाश कर रहे हैं, कोई नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात की। उनको प्राउड भी फील हो रहा होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा देखो वहाँ पे पढ़ गया ऐसे करके बीएड। बिल्कुल एक टीचर्स को होता है ना वो प्यार अपने। तो उन्होंने फिर बात की मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम इनको नौकरी पे नहीं रख सकते क्योंकि ये यंग है और ये गर्ल्स स्कूल है, क्योंकि 11th-12th में काफ़ी यंग गर्ल्स होती हैं। तो ऐसे किसी के करैक्टर को हम लोग जो है ऐसे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर सर ने मेरे करैक्टर की जिम्मेवारी ली। उन्होंने बोला कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि ये लड़का किसी भी तरीके से किसी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। देन उन्होंने मुझे जो है सिर्फ 1500 रुपये महीने पे नौकरी पे रखा। उस दिन कैसा लगा आपको? उस दिन लगा कि दुनिया जीत ली है, कि कुछ ना कुछ मिला है। आज तक जो पढ़ा वो बेकार नहीं गया। उस दिन लगा कि यार पढ़ाई की वैल्यू है आज ना कहीं ना कहीं। तो फिर कैसा अनुभव रहा सर आपका उस दिन? उसी एक दिन में हो गया सारा काम ये? हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू लेते हैं, बाकी सब वो देखते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं। कैसा फिर कैसा रहा आपका क्लास का एक्सपीरियंस? कौन सी क्लास तक के बच्चे थे सर उसमें? वहाँ मैंने जो है 8th तक के बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि वो जो सर थे वो बड़ी क्लासों को वो पढ़ाते थे। 6th 7th 8th उन्होंने मुझे दी। पढ़ा रहे थे वहाँ पे? क्या क्या मतलब कि फिर उस टाइम क्या रूटीन रहती थी आपकी, कैसे जाना होता था? अच्छा, फैमिलीज को क्या लगा जब आपको जॉब मिली?
फैमिली को लगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ने भाई नौकरी मिली है। उनको ये नहीं पता था कि ये प्राइवेट नौकरी है। किसी ने ये नहीं बोला सर कि 1500 रुपये तो? नहीं, 1500 रुपये की बहुत कीमत थी सर उस ये समय। कौन से सन की बात है सर वैसे? ये 2003-04 की बात है। 2003-04 की जी, बात। उस समय मेरे गांव से अंबाला शहर का किराया 3 रुपये था। 3 रुपये? जी, एक साइड में 3 रुपये किराया, 3 रुपये आने का, 3 रुपये जाने जाने का, का। 6 रुपये। 6 रुपये लगता था है? जी। तो डेली आप स्कूल जाते थे, 1500 रुपये पर मंथ मिलते थे जी, आपको। तो फिर मतलब कि उधर कुछ स्पेशल मोमेंट्स रहे आपके, जैसे टीचर्स ने किसी ने मोटिवेट किया हो या फिर सपोर्ट किया हो? नहीं, वहाँ जो मैंने जो मेन चीज़ सीखी वो ये सीखा है कि पढ़ाते कैसे हैं। प्राइवेट स्कूल आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। ये चीज़ आप बीएड में नहीं सीखते, ये चीज़ आप उस क्लास में जाके सीखते हैं जब आप लोग वहाँ पर क्लास में बच्चों से डील करते हैं और जब वो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, समझाने का तरीका क्या है? समझाने का तरीका क्या है, क्या आप क्लास में वैसा एटमॉस्फेयर बना पा रहे हैं कि बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, डिसिप्लिन है, और जो बच्चों की क्वेरीज हैं कि आप उनको हैंडल कर पा रहे हैं। तो फिर कितने साल पढ़ाया सर आपने वहाँ पे? सिर्फ 6 महीने। रीज़न 6 महीने बाद? सिर्फ 6 महीने मैंने वहाँ पे पढ़ाया और 6 महीने बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा केंद्रीय विद्यालय में KVS में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है सर। नहीं, इसकी तैयारी कैसे करें सर आप? साथ 7 साल घर पे? और इसके लिए मैंने आपको सच में बताऊं कि मैंने एक्स्ट्रा ऐसी कोई तैयारी नहीं की। मैं आज भी इस बात पे पूरा विश्वास रखता हूं कि अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक्स क्लियर है उसके, तो कुछ भी कर सकता है, तो वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो आपने वो पेपर दिया और पेपर आप? जी, मैंने वो पेपर दिया और उस पेपर में मेरा रिजल्ट आया। तो जैसे ही मुझे सर जब रिजल्ट आया तो कहाँ पे दिखा था आपने सर? रिजल्ट ऐसा है कि उसका रिजल्ट ऐसे अखबार में मैंने नहीं देखा। पहले बताओ सर, पेपर कहाँ हुआ था आपका? पेपर मेरा दिल्ली हुआ था सर। अच्छा, दिल्ली पेपर। दोबारा फिर आप दूसरी बार दिल्ली गए? हाँ, दूसरी बार कैसा लग रहा सर? तब इतना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि तब थोड़ा जॉब भी कर रहे थे और थोड़ा एक्सपोजर भी मिल चुका था। साथ में कौन गया पेपर देने? साथ में और लड़के थे जो उस समय बीएड वाले थे, तब हम गए। फिर आया रिजल्ट? कितने दिनों बाद आया था? मुझे लगता है 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट में ऐसा नहीं था कि जैसे अखबार में रिजल्ट आया, ऐसा नहीं था कि आपको सिलेक्शन हो गई है या आपका रोल नंबर आ गया है, वो नहीं था। तो उम्मीद थी कि भाई पेपर बड़ा अच्छा गया था, शायद नौकरी मिल जाए। 100% तो कोई कह नहीं सकता। तो एक दिन जो है हमारे पोस्ट ऑफिस जो है गांव का पजोखरा साहब में है, तो एक दिन जो है पोस्ट ऑफिस आया घर में और वो बोला कि इनके लिए चिट्ठी से आता था जी सर उस टाइम में? बिल्कुल। उसने कहा कि इनके नाम की रजिस्ट्री आई है मेरे नाम की कोई, और वो उन्हीं को मिलेगी। अच्छा, ये नहीं पता था? हाँ, कोई और किसी को नहीं मिलेगी, वो ही रिसीव करेंगे उसको। तब मुझे इतनी समझ थी कि भाई अगर कोई रजिस्ट्री आई है इट मीन्स तो फिर तो बस नौकरी के लिए ही कोई बुलावा आया होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई था ही नहीं। किसी ने चिट्ठी डालनी नहीं थी, किसी की चिट्ठी आनी नहीं थी। फिर मैं भगवान का नाम लेके साइकिल पे गया पंजोखरा पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद मैंने वो लेटर रिसीव किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन उस पर लिखा था, मैंने उसको खोला नहीं और उसको मैं वापस लेके आ अच्छा, वहाँ रास्ते में आते हुए क्या सोच रहे थे आप? अच्छा, जैसे कुछ याद है आपको? बिल्कुल, उस समय ये था कि भाई नौकरी मिल गई है, अब खुशियाँ मोस्टली तो यही था। बाकी तो चिट्ठी खुलने के बाद ही पता चलना था। सस्पेंस था उसमें, कोई सस्पेंस था तो चलो कि मिली है कि नहीं मिली है, क्या है, या क्या है। तो वो मैंने खोला नहीं और फिर मैं खोलने का रीजन क्या था कि आपने खोलना नहीं है? क्योंकि मैं उसको चाहता था कि मैं उसको घर जाके खोलूं। मेरी बड़ी श्रद्धा, मेरी आस्था है गुरु रविदास जी में, तो मैं चाहता था कि उनके सामने मंदिर में जाके मैं वो चिट्ठी खोलूं। अच्छा, फिर आप अपने गांव के मंदिर जी मैं गया और गुरु रविदास मंदिर में आपने वो चिट्ठी खोली? जी, वहाँ पे जब मैंने उसको खोला, साथ में भी था कोई सर? नहीं, मैं अकेला ही था बिल्कुल, क्योंकि साथ में होने वाले को भी अंग्रेजी में चिट्ठी थी, उसका पता ही नहीं था। अच्छा, फिर वहाँ पे आया? जी, मैंने उसको खोला चिट्ठी को। उसको चिट्ठी को खोलने के बाद मैंने उसमें पढ़ा कि यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, और आपको नौकरी दी जाती है। वहीं गुरु रविदास मंदिर में आपको वो चिट्ठी खोलने का मौका जी मिला। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज को सैया मेरा माथे छत्र दे, कि इनसे बड़ी कृपा कौन कर सकता है। क्योंकि मेरा शुरू से जो है ना, मेरे पिताजी बड़े धार्मिक विचारों के रहे, वो मंदिर में पूजा पाठ करते थे, तो मुझे भी लेके जाते थे साथ में। तो हमारी असीम श्रद्धा आस्था है, वो कहीं ना कहीं संस्कार थे आपके। जी। तो उस दिन कैसा सर? फिर उस दिन लेटर आपने जब वहाँ पे खोला गुरु रविदास मंदिर में, फिर आप घर आए? जी, फिर घर वालों को क्या बताया? मैंने सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे नौकरी मिल गई है और मुझे जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। क्या बात है, घर वालों के क्या? फिर घर वाले बड़े खुश थे, लड्डू बांटे गए। अच्छा, सबको इतनी, क्योंकि मैं पूरे अपने
100-150 परिवारों का जो हमारा कुनबा है उसमें से पहला व्यक्ति हूँ जिसको सरकारी नौकरी मिली है। वो भी ऐसी फील्ड में टीचर्स एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी जॉब होती है ना। तो फिर उस दिन आपका घर उस वालों ने दिन पूरा स्वागत किया। हाँ, बस ये उस समय रियलाइज़ हुआ कि भाई अब शायद जो तकलीफ़ें थी, जो मुसीबतें थी परिवार की, वो अब छटने वाली है। फिर उसके बाद जो है अच्छा, स्कूल में क्या बोला सर फिर आपने? स्कूल वालों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके, उनको लेटर भी दिखाया वो अपने टीचर को, जिन्होंने उनको लगा होगा कि हमने सही बंदे को रखा। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि इस स्कूल में ऐसा है कि जो टीचर आता है वो ज़रूर उसको नौकरी मिलती है। उसके पहले भी, मेरे से पहले उस स्कूल में कई टीचर आए, वो बड़ी जल्दी उनको सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बाद भी कई टीचर वहाँ गए। तो जब सर से मेरी कई सालों बाद बात हुई तब उन्होंने बताया कि भाई वो स्कूल लकी है कई लोगों के लिए। मैं भी ले लूँ सर उधर एडमिशन। अच्छा, फिर सर वो जॉब कहाँ लगी आपकी? जैसे वो जो लेटर था उसमें लिखा था कि आपकी जो है पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग इलाहाबाद में 10 अच्छा, दिन की। अब नया टास्क जी, 10 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी इलाहाबाद में। उसके बाद आपको जो है गुवाहाटी रीजन मिला है और आपकी पोस्टिंग निर्जुली ईटानगर में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश, जी, इलाहाबाद ट्रेनिंग। जी, तो बड़ा मुश्किल कि भाई नौकरी मिली तो भी मिली भी ऐसी। ये तो अब घर से बाहर निकले नहीं थे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ ये है होम सिकनेस। होम सिकनेस उसे कहते हैं जो व्यक्ति घर से कभी बाहर ना निकले, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको बाकी चीज़ों की जगह वो तकलीफ ज़्यादा देती है कि भाई मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर से बाहर हूँ। कैसे उस चीज़ को हैंडल करें? पहुँच। वहाँ कैसे गए सर फिर इलाहाबाद के लिए? क्या क्या फिर मैं अपने बड़े भाई को लेके इलाहाबाद गए हम बाय ट्रेन। वहाँ 10 दिन का कोर्स था। तो जैसे ही हम इलाहाबाद पहुँचे, पूरी रात हमने सफ़र किया और इलाहाबाद स्टेशन पे हम उतरे। उसके बाद हम उस स्कूल में पहुँचे जहाँ मेरी ट्रेनिंग होनी थी, केंद्रीय विद्यालय में। तो सडनली जो भावनाएं थी मेरी वो इतनी ज़्यादा प्रबल हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी दूर घर से, ये कोई नौकरी है, सारा घर परिवार सब बिछड़ गया। मेरे खुद के अंदर की ये चीज आ रही थी कि बड़ी दूर आ गए। हाँ, बड़ी दूर आ गए, सब परिवार बिछड़ जाएगा, माँ बाप दूर हो गए, भाई बहन दूर हो गए, यार दोस्त दूर हो गए, जानते नहीं पहचानते नहीं किसी को। तो देन मैंने डिसाइड किया कि बड़े भाई को बोला कि भाई मैंने ये नौकरी नहीं करनी, वापस चलते हैं। उसी दिन स्कूल के अंदर पहुंच गए जहाँ ट्रेनिंग होनी है, वहीं से डिसाइड कर लिया कि अंदर नहीं गए, वहीं से बाहर वापस आ गए। उसने मुझे बड़ा समझाया कि नहीं, नौकरी मिलती नहीं है बार बार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं यहीं हूँ, तू कर ले ट्रेनिंग। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं करनी, मैं वहीं प्राइवेट नौकरी कर लूँगा, इतनी दूर नौकरी करनी नहीं है मैंने। तो हमने डिसाइड किया और फिर हम वापस आ गए। जी, अम्बाला। वो सर फिर ये मतलब घर आके क्या लगा आपको? घर आके वही जो चीज़ एक मन में डर था कि ये मैंने खो दिया है, वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना घर परिवार ये सब चीज़ें खो दी हैं, मैं कैसे वहाँ रहूँगा, कैसे करूँगा। तो जब मैं वापस आया मैंने रियलाइज़ किया, घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है तेरी मर्जी है, तूने जो करना है भाई ठीक है। फिर मैंने रियलाइज़ किया, कई दिनों तक मैं घर में रहा। फिर जो लोग मुझे बड़े प्यार से सी ऑफ करने आए थे कि नौकरी जा रहा है, ओके बाय बाय, वो चीज़ मुझे फिर जो है पिंच करनी शुरू की। जब वो मुझे लोग दोबारा मिले, उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, तुम तो नौकरी करने गए थे, वापस क्यों आ गए, नौकरी मिली भी थी कि नहीं, कैसे झूठ वाला हो गया थोड़ा सी ना। हाँ, तो तब फिर वो चीज़ ने मुझे बड़ा अंदर से हर्ट किया, उसने मुझे अंदर तक से झंझोर दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, गलत हो गया, अब मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन अब वापस जाएं कैसे, क्योंकि वहाँ हमने ना को हम कुछ लिख के दे के आए, ना लेटर दिया, ना लेटर दिया। अब वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उसके बाद कुछ भी पता नहीं था, मतलब उसके जी कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद हमने जो है रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे कोई अपरिहार्य कारणों के कारण, सडन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे जाना पड़ा, मैं वो अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे एक सेकंड मौका दिया जाए। कोई चिट्ठी वगैरह डाली सर? जी, ये फिर मैंने गुवाहाटी जो हमारा हेडक्वार्टर था KVS का, वहाँ पे चिट्ठी डाली। देन उन्होंने मुझे जो है एक सेकंड ऑप्शन दिया। ये उस परमात्मा की कृपा है कि मुझे सेकंड ऑप्शन मिला। उन्होंने कहा कि भाई आप आइए और गुवाहाटी में अब आपकी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, इलाहाबाद कट गया आप सीधा? जी, फिर एक नया टास्क आ गया। पहले तो लेकिन अब ये नहीं था कि भाई मैंने इलाहाबाद या गुवाहाटी का कोई वो नहीं था, अब मुझे नौकरी करनी थी, ये साबित करना था कि भाई मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा, मैं अब नौकरी करूँगा जैसे भी हो। फिर आप गुवाहाटी गए? गुवाहाटी जाने में भी एक बड़ी कहानी है। वो कहानी ये है कि हमें ये लगता था कि भाई
बताया गया था कि यूपी बिहार में जैसे ये ट्रेन जाती है वहाँ लूट लेते हैं, और ये ट्रेन यूपी बिहार से जानी है। तो जैसे यूपी बिहार में जाएंगे तो वो ऐसे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि वो खड़े करेंगे, क्या क्या सामान है सब निकलवा लेंगे, भाई हाँ जेब में से। लूट लेंगे हमें। तो फिर हम इस पशुपश में थे कि गुवाहाटी जाएं कैसे। तो फिर एक हमारे गांव के जो है वो मिलिट्री में है, उन्होंने मुझे जो है हिम्मत बंधाई, उन्होंने कहा कि भाई हेल्प की। उन्होंने, उनका नाम चरणजीत सिंह है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं गंगटोक जा रहा हूँ, सिलीगुड़ी। अच्छा सिलीगुड़ी उधर। मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, तो वहाँ तक मैं चलता हूँ, उसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ सेफ है मतलब। गुवाहाटी में भी आपने कहीं नहीं जाना, मेरे वहाँ नोन है आर्मी में, उन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिया, नंबर दिया, आप उनके पास जाना, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो हम लोग जनरल टिकट में 3000 किलोमीटर दूर जो है गुवाहाटी पहुँचे। बड़े भाई गए थे साथ में? नहीं, अब की बार मेरे जो है बड़े प्यारे प्रिय छोटे भाई गुरदयाल जी मेरे साथ गए, वो भी सडनली अचानक ही। अच्छा। वो अम्बाला कैंट में काम करते थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके जाना है और मैंने डिसाइड कर लिया नौकरी करनी है, तो तू चलेगा मेरे साथ। वो वहीं से बिना कोई कपड़ा कोई कुछ भी लिए मेरे साथ ट्रेन में बैठ गए, सीधा ही ना कोई अता ना पता, वो कुछ सीधा जाना है जी, नहीं, चल। बिल्कुल। उसके बाद हम जो है जनरल ट्रेन में बाथरूम के बाहर बैठकर जो है गुवाहाटी पहुँचे। कितने दिन का सफ़र रहा था ये? ये 2 दिन और 1 रात वहीं बैठे रहे, रास्ते में जाते रहे, क्या क्या दिन होता रहा, रात होती, दिन होता, दिमाग में क्या करता रहते रास्ते में? जैसे रास्ते में यही था कि भाई कैसा स्कूल होगा, कैसे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब ये अब ठान रखा था कि वापस नहीं आना है। अब ये विचार था कि भाई ये जो चीज़ है ना, देखा क्या गांव में जाके, गांव में जिसके लिए छोड़ के आए थे सब कुछ कि चलो भाई गांव छूट जाएगा, उसी गांव वालों ने दुत्कारा फिर। तब वो चीज़ थी कि नहीं यार कुछ नहीं है, जाके एक बार देखेंगे क्या है ऐसा। अच्छा, फिर वहाँ पे पहुँचे सर आप? जी बिल्कुल, हम वहाँ पे ईटानगर नहीं, गुवाहाटी पहुँचे। तो जिन्होंने मुझे वो अपने फ्रेंड्स का आर्मी का रेफरेंस दिया था, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे वहाँ रखा, रात को हम उनके साथ रहे आर्मी में। तो सुबह फिर जिस स्कूल में मेरी ट्रेनिंग थी मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन उस दौरान हमें एक ये जो है मानसिक रूप से मजबूती मिल गई थी कि कोई ना कोई हमारा है गुवाहाटी में, ऐसा नहीं कि कोई स्पोर्ट है कि वो कोई तो रेफरेंस है, कोई हमें जानता है तो उससे हम हेल्प ले सकते हैं। तो जब हम वहाँ रहे उसके बाद हमने वहीं पे कमरा लिया, 8-10 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी। फिर हम एक सस्ते लॉज में जो है कमरा लेके रहे, मैं और गुरदयाल जी। तो हमें ये डर था कि बाहर जो है कहीं गोली ना चल जाए, लूट ना। हाँ, क्योंकि वहाँ पे उस समय उल्फा का काफ़ी था, डिस्टर्बेंस थी, आसाम में डिस्टर्बेंस थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बम वगैरह जो है नॉर्मली फूटते रहते थे। नए गए थे ना, फिर धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया। तो 10 दिन की सर ट्रेनिंग होगी जैसे आपकी? हमने कभी देखा ही नहीं था बाहर जाके, हम घर से कभी निकले ही नहीं थे, या तो दिल्ली पेपर देने गए थे या फिर जम्मू गए थे, बस सिर्फ 2 जगह घूमे थे। फिर वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई, तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप जाइए नेरिस्ट, निर्जुली एक जगह है ईटानगर के पास, जैसे छोटा कस्बा है वहाँ नेरिस्ट है। नेरिस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो फैकल्टी है उनके बच्चों के लिए वो स्कूल था यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिली, तो फिर वो लेटर लेके हम निकले गुवाहाटी से। रात को हमने बस पकड़ी। वहाँ से कितनी दूर का रास्ता था? पूरी रात। अच्छा। रात को जैसे हम लोग 8 बजे चले तो सुबह 6 बजे ईटानगर पहुंचे। बांध लिया था? हाँ जी, रूम खाली कर दिया? बिल्कुल, रूम खाली करके अपना बैग पैक किए, बैग पैक करके बस में बैठे वहाँ से। और जैसे ही हम लोग पहुँचे ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल स्टेटस है, अगर आप कभी जाएं अरुणाचल प्रदेश तो आप सीधे एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ पे बॉर्डर है, आपको आर्मी मिलेगी, वो आपको सिर्फ स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप कितने दिन के लिए अंदर जा रहे हैं और उतने दिन के बाद आपने वापस आना है। परमिशन लेनी पड़ती है जी, आज भी अगर आप जाना चाहें अरुणाचल प्रदेश में तो आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर आपने वहाँ पे लेटर वगैरह? जी, हमने फिर उन्होंने वो पूरी बस को रोका, बस को नीचे उतारा, पूरी बस की तलाशी ली, सबसे चेक किया, हमने दिखाया कि ऐसे ऐसे मेरी जॉब मिली है, तो मैंने वहाँ जाना है। उसके बाद फिर हम गए और फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो जैसे हम नेरिस्ट में पहुँचे तो हमने उसको कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे करके आए हैं, हमारी जॉब लगे यहाँ पे। तो वहाँ पे जो
गेस्ट रूम है फैकल्टी के लिए, हाँ जी। वो हमें प्रोवाइड किया गया जब तक हमें जो है गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता था। अच्छा, फिर क्वार्टर कितने दिन बाद मिला आपको? 1 महीने के अंदर अंदर हमें जो है क्वार्टर। जैसे आपने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मतलब कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपको, जैसे नए नए आप गए वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो कि नया चीज़ चैलेंज आपके लिए क्या रहा, मौसम का, रास्तों का, कुछ ऐसा करके? नया चैलेंज, हर चीज़ एक नई थी मेरे लिए वहाँ पे। जैसे हम गए, पूरी रात हम बीच में सोते लेकिन ज़्यादा समय जागते रहे। गाड़ी बीच में रुकी तो हम उठ के देखते कैसे लोग हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे ये बोल रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी थी सर उधर? वहाँ मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं या फिर वहाँ पे ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजातीय लोग हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में ही बात आपको करते समझ हैं। आती थी सर उनकी वैसे थोड़ी? मोस्टली तो लोग हिंदी समझते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं। हिंदी एक इंटरनेशनल, मतलब इंडिया में ज़्यादातर यही जी बोलते जी, थे काफ़ी जगह। कम्युनिकेशन का माध्यम हिंदी है, लेकिन वहाँ की जो नेशनल, वहाँ की जो अपनी स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। कितने साल आपने जॉब करी सर वहाँ पे? जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे क्या हुआ कि जैसे मैंने स्कूल में गया मैं कि भाई आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैंने प्रिंसिपल कौन सी क्लास तक के बच्चे थे सर उसमें भी? +2 तक का स्कूल था। +2 तक का जी। तो जैसे ही मैं स्कूल में गया, मैंने सर को लेटर दिया, प्रिंसिपल सर को। उन्होंने मेरा नाम लिखा रजिस्टर में कि ठीक है जी आप आइए, आपका स्वागत है। तो कई हज़ार बच्चे थे, मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया कि आप अपना पहले दिन ही? जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो जैसे प्रेयर वगैरह होती है सुबह जैसे उसमें जी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो सुबह की प्रेयर थी, तो कई हज़ार बच्चे मेरे सामने थे, तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया। तो अब उस दिन के बाद फिर मुझे ये लगा कि नहीं, अब बचने से कुछ नहीं होगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा। फिर जैसे भी था, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ये है और मैं इस पद के लिए यहाँ पे चयनित हुआ हूँ, आज से मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। तो वो मेरा पहला दिन था। उस दिन के बाद फिर मुझे कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं हुई, हेजिटेशन जो बोलने की है, उस दिन मेरी समाप्त हो गई। वो उस दिन वैसे आपने कभी सोचा था कि जाके ऐसे बोलना? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमें लगता था कि जैसे स्कूलों में हम पढ़े हैं, ऐसे स्कूलों में ही हम टीचर बनेंगे, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या 10वीं तक का स्कूल वो होगा। सब चीज़ें आपको सीखने को मिल रही थी यानी? बिल्कुल, वहाँ पे मैंने टीचर बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे बोलना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, हमारे प्रिंसिपल थे वो तमिलनाडु से थे, और जो फैकल्टी थी वो देश के अलग अलग हिस्सों से थे। कोई उत्तराखंड से था, कोई अरुणाचल से था, कोई असम से था, कोई जो है दक्षिण भारत से था, कोई यूपी से था, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई राजस्थान से था। काफ़ी दूर दूर से आ रखे थे सारे टीचर्स। बिल्कुल, और जो फैकल्टी थी वो भी अलग अलग थी, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह से जो है जो अपॉइंट होते हैं वो आते थे। तो पूरा भारत का दर्शन हमने एक जगह पे कर लिया वहीं पे है जी। उनके लिए भी आप एक दर्शन दे, बहुत बढ़ेगी बंदा वहाँ से है, अम्बाला से। बहुत कुछ सीखा। आज जो मेरे बच्चे हैं, जो उनको मैंने उस समय पढ़ाया, आज अच्छी पोस्टों पे हैं। एक बच्चा तो उसने अपना एक स्पेस रॉकेट का वो बनाया हुआ है, क्या बात है सर। ओम स्पेस रॉकेट करके उन्होंने अपनी एक वहीं पे पढ़ाया सर आपने बच्चे? जी, मैंने उसको वहीं अभी पे बातचीत होती है कुछ बच्चों जी, फेसबुक पे वो कनेक्टेड है। बड़ी खुशी होती है जब हम अपने बच्चों को देखते हैं। कुछ बच्चे टीचिंग में आ गए हैं, कुछ बच्चे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। तो लेकिन वो रिस्पेक्ट मिलती है आज भी, वो बच्चे याद रखते हैं कि हाँ ये टीचर्स हैं। टीचर्स की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो किसी की इस दुनिया में शायद होगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई रिस्पेक्ट आपको कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, आपको कमानी पड़ती है। वो आपके स्वभाव के ऊपर है, किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है। देखो, मैं मेरे जो शुरू से मानना ये है कि अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, मुझे जिस पद के लिए चयनित किया गया है, अगर मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, बस मेरा यही सबसे मेन काम है, मुझे इसीलिए जाना जाएगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस शुरू से क्लियर है कि जिस फील्ड में करना है काम लगन से और दिल से करना जी। अब जब जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपका ये काम है कि आपका ये जो आपकी स्किल है, यही आपकी विशेषता है। बिल्कुल सर। और मेरा अध्यापन, मेरा पढ़ाना ही मेरी विशेषता है। तो मैं भी जैसे पढ़ता भी रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं ना जब बीच बीच में ना फ्री हो गया था थोड़ा सा ना, तो मैं अपने आप से बात करना, मैंने काफ़ी, वैसे तो मैं 2018 से सोच रहा था कि ऐसे मैं वीडियोस बनाता था पहले भी, ये भी मैंने 2018 में ही सोच रहा था कि मैंने ऐसे इंटरव्यूज वीडियो बनानी है। शुरू से ही था मेरे दिमाग में, जैसे मैं म्यूजिशियन भी हूँ, आर्टिस्ट को करना है, 2018 से सोच रखा था मैंने जी। मैं बीच में इतना फ्री हो गया, मैंने ना एक महीने अपने आप से ही बात करी जी। मैं इधर ही रूम है साइड में, वहाँ पे बैठा रहता था अकेला भी, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, चलो पढ़ाई तो है ही ऑप्शन ना, अब थोड़ा बड़े भी हो गया तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, करूँगा वो जो मेरे अंदर है। हाँ,
कि ऐसा नहीं है, धक्का नहीं करना। जैसे मेरे को कोई ने बोला ये कर ले, चाहे मैं पैसा भी कमाना, पर मैंने सोचा कि अपने ऊपर काम करना है भाई। फिर मैंने अपने देखा मैं बोल अच्छा लेता हूँ, फिर तब से मैंने ऐसे करना शुरू किया। अब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा कर रहा है। सब बोलते, कहीं जाता हूँ, आर्मी में जहाँ पे शो में गया था ना, उनके पास नंबर सेव है, तो जानते हो स्टेटस देखते थे मेरा, कह रहे यार आप तो ऐसे ऐसे वीडियो भी बनाते हो भाई, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, बोला कि हमें भी मौका दो कभी ना कभी। मैं क्या भैया नहीं, टाइम आओ आप। नहीं, आपका जो मैंने भी देखा, आपको आपके चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू तो सर। आप ये जो नेक कार्य कर रहे हैं, इससे और लोगों को मोटिवेशन मिलती है और ना अच्छा लगता है, मतलब कि जब लोगों से मिलते हैं ना, जब उनको सुनने के बाद ना, ऐसे हैं सर कई लोग तो रोए हैं बेचारे। जी जी जी। वो हमारे थोड़ा सामान चोरी हो गया एक तरह से ना, पॉडकास्ट वो सारे चले गए हमारे, बट कोई बात नहीं, हम फिर से लगे हुए हैं इस वहीं पे। तो सर आपने जैसे कितने साल तक वहाँ पे जॉब करी? मैंने 3 साल वहाँ जॉब की, 2006 से 2009। गुरदयाल जी वहीं रहते थे साथ में? वो कुछ दिन मेरे साथ रहे, 6 महीने। 6 महीने बाद फिर वो वापस फिर आपको मतलब कि सारी चीज़ें सीख। अच्छा सर, खाने खुने का क्या कुछ अलग? खाना वहाँ पे मैं खुद ही बनाता था। कुछ स्पेशल आपने खाया वहाँ पे? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं चलता था सब कुछ इधर का। वो वाला एरिया सर ऐसा है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है इंडिया में। वहाँ पे जो है नॉन वेज खाते हैं लोग। अच्छा, नॉन वेज इसलिए नहीं खाते कि भाई उनको कोई शौक है, क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है फूड की। वहाँ पे फॉरेस्ट है, बैम्बूज हैं, और वहाँ पे खाने के लिए ऐसा हमारे यहाँ पे जैसे गेहूँ चावल है, ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो लोग वही चीज़ खाते हैं। और जब मैं यूपी बिहार से गुजरा, बंगाल से गुजरा, तो गुवाहाटी में मैं रहा, तो वो लोग चावल भात खाते हैं, मतलब वो मछली भात। तो वहाँ का ही वो ये ना सर, जैसे मतलब कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कल्चर के बारे में। जैसे कई लोग बोल देते हैं कि बिहार के लोग मछली खाते हैं, या फिर अंग्रेज मांस बहुत खाते हैं। ये ना सर शुरू से नेचर पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। जैसे वेदर होगा ना, जैसा बंदे वैसा बन जाएंगे। अब जैसे आप फॉरन लगा लो, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है, कहाँ वो गेहूँ उगा लेंगे, कहाँ वो आटा उगा लेंगे। तो उनके लिए टास्क है अपने आप में ये फूड खाना। जी, ठीक है। तो जो चीज़ें वहाँ पे सस्ती चीज़ों पे अवेलेबल होगी, यानी कि जैसे मांस हो गया, समुद्र है भाई, खाने को तो इंसान को तो जीवन सर्वाइव करना है ना, तो इसलिए वो खान पान नेचर के हिसाब से बन जाता है। अब कई लोग उसको बोलते हैं कि वो मांस ही खा जा रहे हैं, भाई वो पहले मजबूरी थी। अब वो चीज़ें चलो टेक्निक आ गया, शायद वो पॉली फार्मिंग करके कुछ उगा ले, लेकिन वो उनके लिए अपने आप में एक नेचर के हिसाब से खान पान है बंदे का। जैसे हमारे यहाँ पे गरीब हैं, वहाँ पे भी गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है कोई आलीशान मकानों में रह रहे हैं। आप जब जाके वहाँ विजिट करोगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन बड़ा सामान्य है। वहाँ बैम्बू के जो है घर बनाए होते हैं, नीचे से बैम्बू खड़े करेंगे, बैम्बू क्या? बांस, बांस के जो है ऐसे बांस खड़े करके उसमें हट टाइप का बना के वो उसमें रहते हैं। अच्छा, उसमें रहते हैं सारे। जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन है। सिर्फ रीजन क्या है वहाँ का? जो मतलब कि नेचर है, जैसे पहाड़ी इलाका, और वो प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो शेड्यूल 6 में आता है। जब आप ये पढ़ेंगे, स्पेशल स्टेट का दर्जा, स्पेशल स्टेटस का उसको दर्जा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है। अच्छा सर, वहाँ का वेदर कैसा, थोड़ा बताओ? वेदर बहुत अच्छा है वहाँ पे। थोड़ी सी गर्मी होते ही बरसात हो जाती है, और पास में ही नदी थी, तो नदी पे जाना, वहाँ स्नान करना, वहाँ देखना प्रकृति को, प्रकृति के बीच में रहना, पेड़ पौधे, हरियाली। कोई स्पेशल है जगह है जहाँ पे घूमने गए हो आप? वहाँ पे एक जगह है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पिक्चर्स की कोयला फिल्म है, उसकी शूटिंग हुई है। वहाँ पे लेक है, उस लेक का नाम भी माधुरी लेक रख दिया गया उसके बाद। अच्छा, माधुरी लेक। जी, तो ये माधुरी दीक्षित के नाम पे? जी, माधुरी दीक्षित के नाम पे। तो वहाँ पे गए? वहाँ पे हम लोग गए थे, और वहाँ पे बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि ये जो आप दिखते हैं कि हिमालय की जो रेंज है, पूरा जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बौद्धिस्टों का बड़ा प्रभाव है। अच्छा, वो जगह आपको सबसे अच्छी लगती है? मैं वहाँ गया घूमने, बाकी और भी काफ़ी जगह। जी, मतलब पूरा इलाका बहुत अच्छा है। 3 साल के दौरान मैं नॉर्थ ईस्ट में घूमा। मैं शिलोंग गया, और गुवाहाटी गया, उसके अलावा गैंगटॉक सिक्किम गया, पुरी उड़ीसा में गया। तो बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे, और एक बंद एरिया था, यूनिवर्सिटी थी जिसके गेट था, तो उसके अंदर ही मैंने दुर्गा पूजा पहले बार देखा, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है बंगाल में। अच्छा, अरुणाचल के त्यौहार देखे। उसके अलावा जो है हमने दूसरे जो नॉर्थ इंडिया के ओणम,
ये सारे त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं। बड़े प्यार से मिलजुल के लोग रहते हैं क्योंकि सब घर से दूर अच्छा, है। घर पे बात होती रहती है सर आपकी उस दौरान? जी, उस समय हम लोग एसटीडी से फ़ोन करते थे, बाहर एसटीडी से फ़ोन करते थे। और बस क्योंकि उसका पर मिनट का चार्जेस होते थे तो लिमिटेड बात होती थी। कितने दिनों बाद बात करते थे घर पे? हफ्ते में एक आधे बार। इधर बोलना पड़ता था किसी को स्टेडियम में आ जाओ जी? यहाँ पे भी गांव में भी किसी के घर में फ़ोन था तो उनको पहले फ़ोन करके कहते थे कि हमारे घर से बुला दीजिए किसी को। अच्छा, तार वाले फ़ोन होते थे? जी जी हमारे घर भी लगा हुआ था ना पहले। तो फिर वो बुलाते थे तो उसके बाद कॉल करते थे, तब बात होती थी। बस बात भी इतनी थी कि हम सकुशल हैं, आप सब वहाँ सब ठीक हैं, बस। फिर उसके बाद सर आपने क्या किया उस जॉब के बाद? उस जॉब के बाद फिर जब मुझे 1-2 महीने के बाद सैलरी मिली तो फिर मैंने पहला फ़ोन लिया नोकिया का। कितनी सैलरी सर आपकी? मुझे लगता है 10-12 हज़ार मेरी सैलरी थी। और पहले कितनी होती थी? 1500 रुपये? 1500 रुपये पहले सैलरी मिलती थी, फिर आपको 2 महीने बाद कितनी मिली? 10-12 हज़ार रुपये। कैसा लगा सर फिर आपको? बहुत इतना पैसा कि भाई अंबानी से अमीर तो मैं ही हूँ, क्योंकि हमारी जितनी ज़रूरतें थी उससे बहुत ज़्यादा था। जिस आदमी को 1500 रुपये में अपना काम चलाने की आदत हो, उसको अगर कोई 12,000 रुपये दे दे, वो मोर देन इनफ। तो जब फिर उसके बाद पहला फ़ोन लिया, उस फ़ोन में जब हमने जो है घर पे फ़ोन किया तो आप यकीन नहीं कर सकते, मतलब उसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता कितनी खुशी थी कि हमारे पास अपना फ़ोन है, हम कभी भी बात कर सकते हैं। तो घर पे बता रहा था कि फ़ोन ले लिया? जी, घर वालों को भी कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा होगा। अब वो जो बंदे आपको विदा कर रहे थे ना पहली बार, उनको लग रहा होगा कि हाँ अभी सच में बंदा जॉब लग गया। हाँ। और उसके बाद फिर जब मैं 6 महीने बाद जब मेरी छुट्टी होती थी, क्योंकि समर वेकेशन में ही आ सकता है आदमी इतनी दूर से, तो जब मैं वहाँ से आया तब गाँव में एक जब पहली बार आप गाँव पहुँचे? हाँ, 6 महीने बाद? बिल्कुल, बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ भाई देखो नौकरी लग गई है, नौकरी करके आए हैं। थोड़ा सा एक अपने अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि भाई सब कुछ ठीक है अब तो। और दूसरी बात ये कि भाई जो इतने बड़े परिवार में किसी को पहले बार नौकरी मिले तो फिर वो नेचुरल भी है। आज मेहनत ने कुछ कर लिया है ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं। ये तो है। पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा था सर? पेरेंट्स ने हमेशा मतलब सपोर्ट किया, लेकिन मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा था, उन्होंने कभी मुझे ज़िंदगी में ये नहीं पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है। ना उन्होंने मुझे कभी ये कहा कि आपने जितनी सैलरी है आप मुझे दे दो या मुझे भेज दो। ऐसा हमारे परिवार में मेरे साथ कभी नहीं हुआ। किसी ने मेरे परिवार में आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी सैलरी कितनी है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप जो है इतने पैसे हमें भेज दो। सपोर्ट सबने करी, पूरी ऐसा परिवार सबको मिलना जी। तो फिर सर जैसे आपने 3 साल चलो आपकी जब वो जॉब पूरी होगी, फिर जैसे आप अभी तो आप हरियाणा गवर्नमेंट में हो, ये कैसे इधर कैसे आए आप? उसके बाद फिर क्या हुआ कि हरियाणा में जॉब निकली, तो वहाँ जब मैं रह रहा था तो फिर मैंने वो जॉब के लिए अप्लाई किया हरियाणा गवर्नमेंट में। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए आया 2009 में। कहाँ पे हुआ था सर इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा हुआ था कैथल में। कैथल में? जी। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो मेरे कोलीग्स थी वहाँ केंद्रीय विद्यालय में, तो क्या मुझे हरियाणा में जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, यहाँ भी तो अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सारी ज़िंदगी आप जो है फिर ऐसे ही घूमते रहोगे। अब भी मेरे जो फ्रेंड हैं तो वो जैसे ईटानगर से फिर उनकी जो है किसी की श्रीनगर ट्रांसफ़र हो गई है, किसी की केरल हो गई है। स्टेबल नहीं बन रहा है। वो स्टेबल नहीं है, वो तो फैमिली बस वो ही है जहाँ पे वो चल रही है, क्योंकि पीछे से फिर कटाव हो जाता है। तो वो जैसे आर्मी वाले होते हैं ना अपने सर जी, तो वो भी कभी कहीं, फिर उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, फिर उनके नया चैलेंज नया स्कूल, ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं कहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप निकल जाओ। और दूसरा ये था कि केवी में जो है मेरी प्रमोशन नहीं थी। मैं 24 साल की आयु में ही जो है नौकरी में आ गया था, तो मुझे पूरी ज़िंदगी जो है 60 साल तक एज ए टीजीटी संस्कृत रहना पड़ता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप निकल जाओ, यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, अगर आपका हो जाता है स्टेट में तो बहुत अच्छा। तो फिर आपने कैथल में आपका इंटरव्यू? जी, मेरा कौन सी पोस्ट पे हुआ सर आपका? मेरा टीजीटी संस्कृत के लिए इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरा पीजीटी संस्कृत के लिए इंटरव्यू था। ये टीजीटी छोटे लेवल का होता है क्या? जी, टीजीटी बड़े लेवल का? टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 10वीं तक की क्लासों को पढ़ाते हैं। और पीजीटी का होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। तो पहले टीजीटी में हो गया आपका? नहीं, पहले मेरा इंटरव्यू हुआ टीजीटी के लिए। जैसे मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद फिर मैं वापस चला गया। उसके बाद शेड्यूल आया पीजीटी का। अच्छा, अभी पीजीटी के लिए? पीजीटी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आ वो कितने दिनों बाद आया? यही कोई 1 हफ्ते बाद, क्योंकि मेरे 3 दिन आने के और 3 दिन जाने के, तो मैं 7 दिन मेरे ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। तो फिर मैं दोबारा पीजीटी का इंटरव्यू देने नहीं आया।
तो मेरा पीजीटी में भी हो जाना था, लेकिन आपने दिया नहीं, क्योंकि फिर वही मेरे पास छुट्टियां भी नहीं थी ना। टास्क नहीं था, मतलब टास्क हो गया था, तो भाई आना जाना 3 दिन जाने के लिए, 3 दिन आने या तो के। आपको सेम डे स्टेशन से आना पड़ता हाँ। वापस, तो आपने वो दिया नहीं सर तो इंटरव्यू? फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया ये नहीं। पता कैसे लगा था आपको कि मेरा पीजीटी का इंटरव्यू हुई है? उसके बाद पहले न्यूज़पेपर में आता था कि भाई इतने ये जो है इंटरव्यू इस डेट को है। अच्छा, ये आपको पता? हाँ, ये अगर मेरे को ये पहले पता होता कि भाई ये इंटरव्यू मेरा जो है इसी के आसपास है, तो फिर मैं रुक जाता। हो जाता, तो लेकिन फिर आप वापस चले मैं गए। हाँ, तो फिर ये बड़ा एक अपने आप में चैलेंज है कि वहाँ 3 दिन आपने ट्रेन में ट्रैवल करना, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, फिर दिल्ली उतरना, दिल्ली से बाय बस फिर अपने घर आना। मतलब ये एक लंबी जर्नी है, आदमी मेंटली भी थक जाता है, थक जाता है। फिजिकली। तो फिर आपने इधर जैसे बस फिर वो इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और हरियाणा में। तो अब चूंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरी हरियाणा में जॉब लगने वाली है, मैंने वहाँ बताया भी नहीं था, क्योंकि जब आपको पता हो कि भाई मेरी सिलेक्शन हो गई है तभी तो आप बताओगे। सिलेक्शन होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कीजिए। अच्छा, वहीं से सब ने बोला? हाँ, कि आप न्यूज़पेपर में आ गया कि इतने दिन में आपने ज्वाइन करना है। अब मुझे ये समस्या थी कि भाई मैं ज्वाइन कैसे करूँ, और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़ने के लिए ये है कि भाई अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ती है। वो जो वहाँ पे आपने जी जॉब करी है भाई? जी, या आप 1 महीने पहले बताएंगे। जैसे मान लो आपने 10 तारीख को अपनी जॉब में लिख के दे दिया कि मैं अगली 10 तारीख से ये जॉब छोड़ रहा हूँ, रिजाइन के कुछ वो पाने के कुछ वो जी जी टर्म एंड जी, कंडीशन ये होती है। एक नियम है। फिर तो आपने कौन सा ऑप्शन चुना? क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता था। अब वेट ना करने का एक कारण होता है, उसका कारण क्या है, जैसे मान लो आप और मैं सेम दिन नौकरी पे लगे हैं, आपकी भी सिलेक्शन होगी, मेरी भी सिलेक्शन होगी। जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए आपने किसी स्टेशन पे ज्वाइन कर लिया 10 तारीख को, और मैंने ज्वाइन किया 11 तारीख को, तो आप मेरे से सीनियर हो गए सीनियर जूनियर का चक्कर जी। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ता है कि जब आपकी प्रमोशन होगी तो पहले आपकी प्रमोशन होगी, मेरी बाद में होगी, क्योंकि आप मेरे से 1 दिन सीनियर है। 1 दिन सीनियर है। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए। जी जी। तो फिर ये वाली बात जब मैंने सोची तो मैंने कहा मैं तो फिर पीछे रह जाऊंगा, और तो मुझे तो जाना चाहिए फटाफट। तो फिर मैंने 1 महीने की सैलरी वहाँ जमा करवाई और वापस आ और मैं वहाँ से रिजाइन देके फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। कैसा लगा फिर आपको सर हरियाणा में आके? देखिए, जो मैंने केवी में सीखा, नो डाउट केवी इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। आप बहुत कुछ सीखते हैं, अगर आप केवी में जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जो मैंने सीखा वो मेरे मन में था कि मैंने यहाँ पे वो लागू करना है, इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि मैंने वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। मैं लागू क्यों करना चाहता था, उसका कारण ये था कि मैं उन्हीं स्कूलों से पढ़ा हूँ, वही टाट, वही बोरी, वही थैले, वही पेड़, वही एक कमरा, वही 5 क्लास से, ताकि जहाँ से हम निकले, ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि केवी नाम के भी कोई स्कूल होते हैं जहाँ पे इतने अच्छे से बिल्डिंगें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे पढ़ते हैं। गांव में तो कोई बच्चों को पता ही नहीं होता सर, कि जैसे जब हम भी जैसे पहले गांव के 10वीं में वहाँ गए, देखा वहाँ पे 3 मंजिल बिल्डिंग है भाई, हमें भी लगा था भी ये कि सीढ़ियाँ चढ़ गए, पर यहाँ तो सीधा के क्लास में बैठ गए जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी है सर, कहीं गाँव में ना बच्चों को वो चीज़ फैसिलिटी है नहीं है अवेलेबल, मतलब कि चाहे लगा लो आर्थिक समस्या है कहीं ना कहीं, या फिर चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ सीखी हैं वो मैं यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और वहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब जैसे मैंने प्राइवेट स्कूल में अम्बाला में जॉब की तो वो मुझे ऑब्जर्व करते थे कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं केवी में मैंने जॉब की तब वहाँ पे जैसे हम किसी क्लास में पढ़ाते थे तो प्रिंसिपल जो है क्लास के पीछे बैठते थे। जैसे मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल जो है वहाँ बैठेंगे और वो पूरा क्लास देखेंगे किस तरह से आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, और फिर वो जो कमियां हैं वो नोट करेंगे और फिर बाद में आपको बताते भी बुला के आपको बताएंगे कि ये कमियां हैं, इसको दूर करने का जी। तो वहाँ से जो हमने सीखा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था। हमारे प्रिंसिपल भी जो है वो तमिलनाडु से थे, वो हिंदी जानते नहीं थे, तो जब हमें उनसे बात करनी होती तो इंग्लिश में बात करनी होती थी। बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के थे तो उनसे भी इंग्लिश में बात करनी होती थी। तो मुझे इंग्लिश में बड़ा वहाँ एक्सपोजर मिला। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब बात की, अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, माई सेल्फ सो एंड आई हैव कम टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट सो एंड देन द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रियलाइज एंड लुक एट मी कि मिस्टर यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। सर उन्होंने बोल दिया आपको? मैंने कहा सर क्यों? बोले इतनी मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले टीचर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप गलत आ गए हो। रीजन मतलब ऐसा, तब आपको कैसा लग रहा होगा जब उन्होंने बात? मतलब मुझे आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था कि आपको खुशी होनी चाहिए
कि ऐसा अब कोई टीचर हमारे टीचर सामने आया है आपके स्कूलों में, वो पढ़ाएगा। उन्होंने क्या बोला कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो? उन्होंने कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। मतलब आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो, आप कैसे पढ़ा सकते हैं उन बच्चों को, ये तो गांव के बच्चे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि फिर सर आपने मैं सच्चाई भी रखी जी सामने। मैं भी इन्हीं गांव से पढ़ा हूँ, और मैं ऐसे केवी में मैंने जॉब किया, तो वहाँ के प्रभाव के कारण मेरी जो बातचीत का तरीका है वो इस तरह का है कि मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। फिर उनको समझ आया कि भाई तो उन्होंने मुझे उसे अलाउ किया। देन आई ज्वाइन। मैंने फिर एक मिडिल स्कूल में अम्बाला में ज्वाइन किया, जिसमें थोड़े से 100-125 बच्चे थे। कहाँ हज़ारों बच्चे, कहाँ 100 मन लग रहा था सर आपका नहीं, बहुत दिन तक वो चीज़ Feel मिस होती रही। कि भाई मिस कर रहे थे आप हाँ, कहीं ना कहीं पुराने बिल्कुल, स्कूल को, अपनी बिल्कुल। पुरानी जॉब को। बिल्कुल। अच्छा, सैलरी में कितना फर्क पड़ गया था सर आपकी? घट गई थी कि बढ़ गई थी? सैलरी मेरी कम हो गई, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आपको साल में 2 बार इंक्रीमेंट, वो डीए मिलता है। वहाँ पे 3 साल के टीए लगे हुए थे। तो 3 साल का डीए, मतलब आप ये समझो कि अगर एक साल में आपकी 2 बार 2-2 हज़ार भी सैलरी बढ़ती है तो 4,000 बढ़ गई, और एक साल में आपको जो है इंक्रीमेंट मिलता है, जो बेसिक सैलरी होती है उसका 3%। तो मुझे यहाँ आके नुकसान ही हुआ इसके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए था कि घर के पास हाँ, है। फिर आपका डेली घर आना जाना हो गया था। जी, फिर वो मैं- थकावट, वो हाँ, दूर थी, वो चीज़ वो दूर सारी हो गई। चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन ये एक आदमी की बेसिक सी फितरत है मनोज जी, कि भाई जब हम लोग किसी चीज़ में रहते हैं तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हम उसको सोचते हैं कि यार Feel ये करते मैंने हैं, क्या कर दिया। महसूस करते हैं कहीं ना अब वो चीज़, वो क्लास, बच्चों का वो पूछना, वो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बोर्ड, बच्चे पूछते थे जैसे ही आप क्लास में जाते थे, सर ये क्या है, सर वो क्या है, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड था, अच्छा था। यहाँ आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमसे कोई प्रश्न ही ना पूछे, कहीं। अच्छा, सरकारी स्कूल में कोई बच्चे प्रश्न ही ना पूछे, उनको जो पढ़ा दो बस ठीक है। तो वो जो चीज़ थी वो बड़ी मिस हुई। क्वेश्चन नहीं कर पाते बच्चे क्वेश्चन नहीं यहाँ करते, पे क्योंकि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है वो। सरकारी स्कूलों में बच्चों में। और दूसरे मुझे लगता है कि इसमें एक रीज़न ये भी है कि उनके जो कॉन्फिडेंस को या तो पनपने नहीं दिया गया, अगर कोई पनपा भी है तो उसको स्प्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, नहीं नहीं तू बैठ जा, कल आइयो, परसों आइयो, वो यार कोई काम दे दिया। हाँ। तो इन चीज़ों से बच्चों में वो दूसरा बच्चा भी कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। आप ये चीज़ सर तो जैसे एक चीज़ बताओ, जैसे सरकारी स्कूल, अभी आप टीचर हो तो क्या क्या सुधार करने चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को पाठी, ताकि बच्चे, क्योंकि आजकल क्या है सर, बच्चों का ये ना माइंडसेट बन गया फैमिलीज़ में भी, गांव में लगा लो चाहे आप शहर में, चलो शहर में तो मजबूरी है। अब जो गांव में गरीब तबके के बंदे हैं ना, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं जी। और प्राइवेट स्कूलों में एक चीज़ है, वहाँ पे इतने एजुकेटेड टीचर सारे स्कूलों में नहीं है सर। और दूसरी बात, उनका क्या काम है प्राइवेट स्कूलों का, मैं देख रहा हूँ हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए ना कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चे को फर्स्ट निकाल रहे हैं। जी। एक हमारी रिश्तेदारी में लड़का पढ़ता है छोटा सा, उनकी पूरी क्लास में से 10-15-20-25 बच्चों की क्लास है, 15 बच्चे फर्स्ट निकाल रखे हैं। अब वो फर्स्ट, जिसका बच्चा फर्स्ट है उसका बच्चे की तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। जी। तो मतलब कि ये ना एक गांव में वो बन गया माइंडसेट कि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है, चाहे वो, उनको ये नहीं पता पेरेंट्स को कि वो स्कूल आगे कैसा है, नहीं है, बस फीस दी जा रहे हैं और भेजी जा रहे हैं। और उनके लिए टास्क है, क्योंकि उतनी सेविंग नहीं हो पाती फैमिली में इस वजह से कि उनकी सैलरी इतनी नहीं है, एफर्ट भी नहीं कर पाते, वो मजबूरी में भेज रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सर कि ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में आएँ और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और फैमिली की भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सुधर सके उस चीज़ से? जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ने यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे समय तक काम किया, और मेरा अनुभव ये कहता है कि हम लोग इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। जैसे अब SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में उस गांव के लोग होते हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे। जी। तो वो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल के अंदर। ये हर गांव में होती है सर? हर गांव में स्कूल के साथ मिलकर वो काम करती है। लेकिन उसमें जो है, जो पेरेंट्स SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, वो लोग अगर एक्टिव हो जाए, सोशल पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे वो टीचर्स को बता सकते हैं कि भाई ऐसे करने हैं, एक्टिविटीज़ कराओ, बच्चों को थोड़ा ध्यान रखो, है ना। मैं आपको इससे कोरिलेट करके बताता हूँ। जब मैं KV केंद्रीय विद्यालय में था तो वहाँ पर भी ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी थी, और उसका मेंबर जो है उस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था। एक्टिव रहते थे सारे बंदे मतलब उसमें? यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर। आप ये देखो कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके अंडर इतने 100,000 जो है वो टीचर, वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टी काम कर रही है, वो हमारी मीटिंग लेता था पूरे टीचर्स की।
उसमें क्या क्या बताया जाता था सर आपको? उसमें वो लोग ये बताते थे कि उनके पास क्या इनपुट है हमारे स्कूल का, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि वहाँ पे ये लुकने छुपने वाला काम नहीं है। वहाँ पे टीचर को सिखाया जाता है कि भाई बिल्कुल, कमी को कैसे दूर करना, और कमियाँ क्या क्या चीज़ है। डायरेक्टर जो है वो मीटिंग में बताता था कि भाई आप के ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों की ये कंप्लेंट है, पेरेंट्स ये चाहते हैं, ये आपके पॉजिटिव ये नेगेटिव हैं। तो वो पूरा एनालाइज करके पूरी मीटिंग लेता था। उसके बाद फिर वो पूछता था कि स्कूल में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, आपको कोई फंड चाहिए, आप किस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं। यही चीज़ को अब आप अपने गांव के स्कूल में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपके गांव में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो मीटिंग में जाए, टीचर से बात करे, टीचर्स के मुद्दे सुने, पेरेंट्स के मुद्दे सुने, बच्चों के मुद्दे सुने और एक उसका जो है सोल्यूशन निकाले। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, टीचर्स हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने आ रहे हैं, हमारा गांव तो है बिल्कुल। तो क्या हम लोग जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव का भविष्य है, देश का भविष्य है। हमें उनकी बेहतरी के लिए टीचर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे हरियाणा में जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा कर पाए क्योंकि गांव वालों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, चाहे वो सरपंच हों चाहे वो दूसरे गांव के लोग हों। अगर वो इसको एज एक चैलेंज लेके चलें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी कोई कमी चीज़ें होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अभी जिस स्कूल में आप सर पढ़ाते हो वहाँ पे है कुछ ऐसा? देखिए अब मैं यहाँ पे जो है 2009 से लेकर 2017 तक मैं हरियाणा गवर्नमेंट में था। अब मैं डेपुटेशन पे चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा, अभी चंडीगढ़ में जी, तो मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A चंडीगढ़ में अभी मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी यही सिस्टम है, वहाँ पे भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पेरेंट्स उसमें शामिल हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग में मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है तो वो प्रोजेक्ट के लिए पेरेंट्स को पहले बताया जाता है, एसएमसी मेंबर्स को कि भाई ये चीज़ हम करना चाहते हैं। कोई नई स्कीम आती है, कोई नई चीज़ें आती हैं तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम है, कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है तो उनको बता के उनको कॉन्फिडेंस में लेके जब काम किया जाएगा तो उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। पॉजिटिव आएंगे कहीं ना कहीं, मतलब कि ये फैमिलियर सिस्टम बन जाता है। ये पूरे इंडिया में ही ये सिस्टम है। जब तक सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चाहे वो कोई मूवमेंट हो, चाहे नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को पक्का समझिए, जैसे महात्मा गांधी ने जो आंदोलन खड़े किए तो वो आंदोलनों के लिए वो पहले उसकी भूमिका बनाते थे, पृष्ठभूमि बनाते थे। जैसे असहयोग आंदोलन है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो असहयोग आंदोलन एक दिन में शुरू नहीं हुआ, उससे पहले वो गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते थे। जागरूक करने के बाद जब लोग जागरूक हो जाते थे तब वो कॉल करते थे कि आज से ये आंदोलन शुरू है, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लोगों को उनकी तरफ लेके आना पड़ता है, मतलब चीज़ों की, तो अगर सुधार करना है समाज में। अगर हम लोग जो है सारे गांव के लोग मिलकर इसमें काम करें तो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। अच्छा सर, आपने जीवन में आइडियल किसको मानते हो वैसे अपने इस, जैसे आपने जो संघर्ष से लेके कामयाबी तक का रास्ता जो आपके पास आया है जी, इसमें आपने किसको आइडियल मानना है? देखिए, मैं अगर किसी एक का नाम लूँ तो बाकियों को जो है मैं उनसे इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। फिर भी तो मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में क्लास के बाहर बैठकर भी पढ़ा और इस चीज़ को सहन करते हुए भी वो इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे कि इकोनॉमिक्स में PhD करना, D.Litt करना, बड़ी बड़ी जो डिग्रीज़ करने के बाद भी उन्होंने संविधान जो लिखा उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, समानता की बात। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं भी कुछ इस तरह का कर पाऊं कि जो मेरी तरफ से समाज की तरफ कोई मैं दे सकूं तो वो सबके लिए हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो, उनकी फिलोसफी को आप पढ़ते रहते जी। मैंने बाबा साहब की बुक्स पढ़ी हैं, उनके बारे में उनके संघर्ष को देखा, संविधान को पढ़ा और उन सब चीज़ों को देखने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जीवन ऐसा ही होना चाहिए, संघर्ष से लेके कामयाबी तक का। हाँ। और सर जैसे कुछ मैंने देखा कि धार्मिक स्पीच भी थोड़ी देते हैं, तो कौन कौन से अभी शब्द जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब कि मोटिवेशन मिलता है आपको किन किन चीज़ों से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि भाई मेरी जो सारी शिक्षा रही वो संस्कृत की रही। संस्कृत के बाद फिर मैंने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हिंदी में भी? जी, तो हिंदी में MA किया। तो उस दौरान फिर मैंने जो है जो वेद काल से लेकर, वैदिक समय से लेकर और आधुनिक समय तक यानी गुरु ग्रंथ साहब तक, वो सारा मैंने कंपैरिजन उसको स्टडी किया।
उसमें क्या क्या सर चीज़ें आपको लगा कि कुछ यूनिक है समाज में जो तब तक पहुंच नहीं पाई चीज़ें? देखिए, अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं और तो आप ये समझते हैं कि जो अन्याय और न्याय ये दो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, ये हर समय उपस्थित है, हर समय उपस्थित थी, हैं और रहेंगी। आप किस तरफ खड़े होंगे ये आपको देखना है। तो इस दौरान मैंने ये सारे महापुरुषों को पढ़ा, उसका कंपैरिजन किया, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा, संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ा। फिर मैंने जो है वो इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा, इंग्लिश में जी, फिर आपने इंग्लिश में एमए की। फिर मैंने उस समय जो फॉरेनर थे वो क्या सोचते थे, जिस समय जो है हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध महावीर सोचते थे, तो उस समय जो यूरोप और ब्रिटेन में कौन थे वो क्या सोचते थे, उसको कंपैरिजन करने के वो बाद सर उनकी क्या सोच थी उस टाइम, थोड़ा बताओगे? वो लोग जो है, जो दार्शनिकता है वो दोनों तरफ अलग अलग दिशा में चल रही है। उन लोगों ने जो है भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है साइंस वो की आगे तरफ बढ़े। ज़्यादा उनका ध्यान जी। है। हमारे यहाँ आंदोलन ज़्यादा रहे हैं, सुधार पे ज़्यादा ध्यान दिया गया उस टाइम, देखिए, भेदभाव को लेकर मेरे को ऐसा लग रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, आप इनको ऐसे एक व्यक्ति में नहीं जांच सकते हैं। आपको इसको पूरा डीपली वहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों समझना समझना पड़ेगा। गहन अध्ययन करना पड़ेगा, फिर कोई निष्कर्ष शायद हम निकाल जी। पाएं। अब आप देखिए कि जैसे हम लोगों की क्या एक मानसिकता है कि हम किसी एक इतिहास में से एक व्यक्ति विशेष को लेकर और उसके ऊपर जो है केंद्रित होकर अपनी कुंठित विचारधारा उसमें बना लेते हैं। बना लेते जैसे कल मैं ना, अभी आपको बताया था मैंने, मैं खान सर का पॉडकास्ट देख रहा था, तो महात्मा गांधी को वैसे पहले ना सर, मैं भी ना, मेरी मानसिकता थी कि गांधी ये है, भगत सिंह को फांसी करवा दी, लेकिन वो होती कि मेरी अनपढ़ता वाली बात। जब मैंने खुद पढ़ा ना, तो मेरे को अनुभव हुआ कि देश को आजाद कराने के लिए ना हमें सभी बंदों की जरूरत थी। जी। महान, जैसे महात्मा गांधी की अपनी जगह थी, बाबा साहब की अपनी जगह थी, भगत सिंह की अपनी जगह थी, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने तरीके से आंदोलन चलाया, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब ये जो कई युवा है ना, पढ़ा तो है नहीं, लेकिन इनके अंदर वीडियो दिखा के या फिर माइंड सेटअप ऐसा बना दिया, वो बिना कुछ सोचे समझे क्रांतिकारी जो आंदोलन कर रहे थे उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। उसको ना लोग अनुभव नहीं कर पाते कि उसका उनका एक्चुअली समाज में देन क्या रही है, देन को भूल जाते हैं। जब आप किसी भी महापुरुष को, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जो है पूरा निरीक्षण करते हैं, तो आपको उसको कमियों और विशेषताओं के साथ ग्रहण करना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति जो है संपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सर, उसमें कमियां भी होंगी। अब आपके विचार, मेरे विचार आज इस डेट में किसी एक चीज के प्रति ऐसे हैं, तो ये कल भी ऐसे रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को पढ़ पड़ेगी। जी। बिल्कुल सर। तो जब आप इस तरह से आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको मैं इसी में बात बताना चाहूँगा कि जब आप यूपीएससी की स्टडी करते हैं, जब आप थोरली इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और जो है गांधी के ऊपर जो है एक डिबेट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों जो है देश के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग होने के बाद भी दोनों ने साथ देश के लिए काम किया। बिल्कुल सर। तो इन चीज़ों से आप तभी सीख पाएंगे जब आप निष्पक्ष होकर कुछ चीज़ें देखेंगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने व्यूवर्स को भी, आपके व्यूवर्स को भी, कि भाई आप लोग जो है किताबों को अपना मित्र बनाइए। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट की जो रील है, इसमें ज्ञान नहीं मिल सकता आपको। ज्ञान किताबों में, ज्ञान किताबें ही सर बोलना सिखाती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं ऐसे, अब मेरे को अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाके बात रख सकता हूँ अपनी, ये सब सिर्फ मेरे को किताबों से ही आया सर। देखिए, किताबों ने बोलना सिखा दिया, बात करना सिखा दिया। मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, मैं पूरी गांव की बोलता था पहले, अपने आप परिवर्तन कहाँ से? किताबों से। जी। वो पता नहीं चलता आपको, वो कुछ सालों बाद पता चलता है कि हाँ यार, मैं ऐसा क्यों बनाऊं किताबों से। शायद अगर मैं कुछ और संगति में रहता तो मैं कुछ और होता आज। नहीं, देखिए, हमें ना सबसे पहले ये चीज़ को, जो भी आप हैं, मनुष्य का एक बेसिक सा ये फिलॉसफी है कि वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। एक बेसिक नेचर है सब में, मुझ में भी, आप में भी। हम उससे थोड़ी देर के लिए तो दूर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। आप कई बार तो रंग का कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि ये काला है, मैं गोरा हूँ। कई बार आप शरीर की बनावट का कंपैरिजन करने लग जाएंगे। कई बार आप उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करने लग जाएंगे। कई बार उसकी सामाजिक स्थिति का आकलन करने लगेंगे। जहाँ पर आप जिस चीज़ में आप फिट बैठेंगे, आप उस चीज़ को बोलोगे। आप कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन बिल्कुल सही बात है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आपको लोग गरीब दिखेंगे,
अगर आप गोरे हैं तो आपकी नज़र कालों पे रहेगी। कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जी, इंसान। अगर आप बोलने में वाले अच्छे वक्ता हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता। हमारे ये बेसिक नेचर है सर। ये ह्यूमन नेचर हो जाता है कहीं ना हाँ कहीं। सर एक चीज़ बताओ, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो? आगे आने वाले समय में क्या प्लान है सर आपके? मेरे प्लान्स ये हैं सर, मैं इस समय एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म के नाम से। उस पे मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। अच्छा, जी, उसमें क्या क्या पढ़ाते हो सर आप? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। वो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए भी उसमें क्लासेस शुरू की हैं, HCS के लिए भी शुरू की हैं। क्या बात है सर। क्योंकि अब एक आदमी के लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल है। एक मैं इसके साथ वेबसाइट भी चलाता हूँ, क्या नाम है सर? KCPH कर्मण्य कंपटीशन क्या क्या प्लेटफॉर्म। कंटेंट अवेलेबल है? इस पे जो है NCERT की जो बुक्स हैं उनकी ट्रांसलेशन हिंदी की, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है अलग अलग कंपटीशन प्लेटफॉर्म के लिए, वो मैंने उसमें डाला हुआ है। उसके अलावा मैं उसको रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। और क्योंकि ये एक टीम वर्क है और एक सीमित होने की वजह से उस पर थोड़ा समय ज़्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग सेक्शन है। जैसे आप भी पॉडकास्ट करते हैं तो आपको लगता है कि मैं हर चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, तो थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मैनेज नहीं कर पाता। जी, आप समय काम कम हो जाएगा आपका, कर लोगे लेकिन काम उतना नहीं कर पाओगे जितना आप सोचते हो। जी जी। तो अब मेरा ये टारगेट है कि मैं 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल है संस्कृत का, वो सारा लगभग 90% मैंने बना दिया है। अगर किसी बच्चे को किसी लेसन की ट्रांसलेशन देखनी है उसके लिए अलग वीडियो है, उसके क्वेश्चन आंसर है उसके लिए अलग वीडियो है, कोई ग्रामर है उसके लिए अलग वीडियो है। तो बच्चे जाएं, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, निःशुल्क उस पर जाके पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता नीचे कमेंट करें, मैं ऑनलाइन क्लास भी मैनेज करूंगा कि अगर कोई बच्चे ऑनलाइन आकर पढ़ना चाहें, खास तौर पे क्योंकि मेरा ध्यान अपने उन्हीं ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए है जहां से हम निकले हैं। सर अगर मतलब कि जैसे आप ये काम कर रहे हो ना, तो मतलब कि इसमें अगर आपकी कोई सहायता करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सहायता इस तरह से किया सकता है कि भाई मुझे जो है वो कंटेंट जो राइटिंग होती है, जैसे हिंदी की टाइपिंग होती है, उसमें मुझे थोड़ी मदद मिल जाए तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे वो पढ़ाना है, अगर मैं वो ढूंढने में उसको इतना समय लगाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? समय नहीं तो निकल पाएगा जी। तो उस तरह का, और कुछ थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम है। अगर मान लो कोई वीडियो को एडिट कर लेता है, क्योंकि ये सब आप भी देखते हैं कि इन चीज़ों के लिए समय चाहिए कहीं ना कहीं अलग से बंदा रखना पड़ेगा। जी जी जी। अगर कोई वॉलंटरली कोई अगर चलो इसमें कोशिश करेंगे सर, ये वीडियो भेजेंगे कहीं ना कहीं, अगर कोई जरूरतमंद होगा तो हाँ। उसके और भी अगर कोई सजेशन आते हैं, जैसे इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट है इंग्लिश के लिए, कि मैं इंग्लिश में जो है, क्योंकि हमारे गाँव के बच्चे जो है इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़ते हैं और उनके लिए बहुत सारे दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई जाए। यही होना चाहिए सर ना। पहले बंदे जैसे इंग्लिश सीखते हैं ना, उनको सीधा इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये आपने जो बात बोली ना, बहुत बड़ी बात है। पहले अपनी बेसिक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना चाहिए। बिल्कुल, सीधा उसी में चले जाते हैं गांव के बच्चे, उनको वो सिर दर्द लगने लग जाता है। बिल्कुल। अब मैं जब देखता हूँ कि अपने गाँव के बच्चों से पूछता हूँ कि आप एक सिंपल सा सेंटेंस इंग्लिश में बना के दिखाइए, तो उनकी वो समझ ही नहीं बनती। वो जब हिंदी में बना पा रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं बना पा रहे। उसके लिए रीज़न क्या है? उसके लिए रीज़न ये है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं। पहले हिंदी में आप काम कीजिए, हिंदी में अगर कोई समस्या है, और जब आपको लगता है कि भाई हाँ अब मैं ठीक हूँ, तो आप इंग्लिश में। वही चीज़ें हैं सर, आप इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, सबकी ग्रामर सेम है। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, जैसे आजकल हर सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत है जी, तो आपको लगता है कि संस्कृत में थोड़ा कम है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता सर। आज का समय जो है, अगर कोई बच्चा टीचिंग की तैयारी करना चाहता है जी संस्कृत में, क्या उसे करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर कोई बच्चा संस्कृत का अध्यापक बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, उसको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। +2 के बाद जो है उसको +2 जो है आर्ट स्ट्रीम से एज ए संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रख के कर सकता है, या नॉन मेडिकल मेडिकल वाला तो इस तरफ आता नहीं है सर। हाँ, उसकी लैंग्वेज नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने +2 कर लिया और आपके पास एक सब्जेक्ट संस्कृत है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए BA, या फिर आप शास्त्री कर सकते हैं, वो भी 3 साल के लिए है, BA भी 3 साल के लिए है। उसमें आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत जी। उसके बाद फिर आपको BEd करनी पड़ेगी। BEd करने के बाद फिर HTET करना पड़ेगा या CTET।
क्योंकि ये स्टेट के लिए HTET है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CTET है। उसको पास करने के बाद फिर आप नौकरी के लिए जो है वो पेपर दे पाएंगे, और पेपर में आप अगर सेलेक्ट होते हैं फिर इंटरव्यू होगा, देन आपको जॉब मिलेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मतलब कि टीचिंग में आने के लिए सब चीज़ें जी, करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप कामयाब ना हुए और जिसको हमें लेके चलना चाहिए कि हम हो सकता है कि लास्ट तक ना पहुंचे, तो फिर आपके लिए जो है सर बड़ा ही एक न्यूनतम वेतन की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको बहुत कम 5-10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा खराब होने की स्थिति है। जी, लेकिन अगर आप में एंथुसियाज्म है, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टीचर से मिलते रहता हूँ, लेकिन संस्कृत के टीचर मुझे बहुत कम मिलते हैं। मैं मतलब कि देखता हूँ गांव में भी कहीं और, जैसे आपको और नए सब्जेक्टों में टीचर मिल जाएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में या कोई और फील्ड में, लेकिन संस्कृत में काम करने वाले बहुत कम है। ऐसी लैंग्वेज है ये, मतलब ना संस्कृत में थोड़ा सा इसलिए कम है सर क्योंकि संस्कृत जो है ना, अगर आप इसको शुरू में पढ़ना चाहें तो थोड़ी कठिनता होगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको समझ गए फिर कुछ कठिनता नहीं है। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए संस्कृत की एक विशेषता ये है कि जो शब्द होते हैं उन शब्दों को, जैसे एक सेंटेंस में 4 शब्द हैं, उन 4 शब्दों को आगे पीछे करने पर उसका सेम मीनिंग निकलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने चाकू से सेब काट कर खाया। ठीक है जी, मैंने चाकू से सेब काट कर खाया। अब मैंने चाकू को और सेब को रिप्लेस कर दिया। मैंने चाकू से सेब काट कर खाया, मैंने सेब से काट कर चाकू खाया। मीनिंग अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब मैंने को ले आइए उसकी जगह। चाकू ने सेब को काट कर मैंने खाया। तो जितने बार आप उसके वर्ड को बदलेंगे उतने बार उसका मीनिंग चेंज होगा। लेकिन संस्कृत की एक विशेषता यह है कि अगर आपने वो वर्ड संस्कृत में फॉर्म कर लिया तो आप कितना भी आगे पीछे कर लिया उसका मीनिंग सेम रहेगा, सेम रहता है। जी, चीज़ें समझने के बाद आसान हो जाती है। जी, बस ये एक विशेषता है संस्कृत की। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक मुख्य विशेषता है कि आप उसके अर्थ को नियत कर सकते हैं। क्या बात है सर। जैसे आपका काफ़ी सालों का टीचर एक्सपीरियंस हुआ, कोई स्पेशल बच्चा रहा है आपके लिए इस दौरान? कोई एक स्पेशल नहीं, ऐसे कोई मोमेंट्स आपको याद है अब तक? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरी शुरू से यही भावना है कि भाई सबको मैं एक समानता से देखता हूँ। मेरे लिए वो प्रिय है जो उस समय मेरे पास है, जो मुझसे पूछता है, जो मुझसे पढ़ता है। वो बच्चा निकलने के बाद फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो किस पोस्ट पे पहुंचता है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे, क्योंकि एक टीचर का काम ऐसा है कि उसमें हम बायस नहीं हो सकते, हमें निष्पक्ष होके ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सर बहुत बड़ी बात है। चलो, और कुछ कहना चाहोगे सर आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जो समाज में जो सबसे बड़ी आज की दिक्कत है वो स्किल की है। आप स्किल सीखें। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, स्किल सीखना ज़्यादा स्किल सीखना जरूरी है। और वो स्किल जो है फॉर्मल हो या चाहे इनफॉर्मल हो, यानी कि आपने चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। जीवन सर्वाइव तभी हो पाएगा। बिल्कुल। और आज का समय जो इंटरनेट का समय है, इस समय में दुनिया भर की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप मोबाइल देख लीजिए, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आप ढूंढ सकते हैं। घर बैठ के बहुत ज़्यादा ज्ञान की गंगा बह रही है, लेकिन कोई इसको ले नहीं। लेकिन आपको चूज एंड पिक करना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अब आप मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बार में यूट्यूब पे डालिए हाउ टू बी ए डॉक्टर, आपको वो सारा अभी मैंने एक लड़की का पॉडकास्ट किया है, यहीं पे किया था, अपनी कज़न है, वो लड़की ने अभी डॉक्टर बनी है, वो ना MDS कर रही है। वो कहती है कि मैंने ज़्यादा किसी से पूछा नहीं है, उनकी फैमिली में भी कोई डॉक्टर नहीं है। कहती मैंने यूट्यूब से ना सब कुछ सीख लिया, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टीचर से पढ़ना है, और घर पे रह के उसने अपना नीट भी क्लियर किया। वो MDS कर रही है, पहले उसने BDS कर रही थी में भी। तो मैंने उससे देखा कि यूट्यूब से भी बंदा बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ। डॉक्टर बनना कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक वैसी फैमिली में जहाँ पे कोई है ही नहीं डॉक्टरी फील्ड में। सर ये फील्ड ऐसा है जिसमें अरबों खरबों करोड़ों रुपए का जो है वो कोचिंग चल रही है। एजुकेशन, ये मेडिकल एजुकेशन भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है उपलब्ध हैं। आप उसका सही इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको जो है एक विवेक,
और एक अच्छी बुद्धि की ज़रूरत है, जो आपको अच्छे लोगों की संगत से ही मिलेगी। सर आपको कोई अगर बोला जाए कि पुराने समय में जैसे आपका जो टाइम निकल गया से 10 साल 20 साल पहले, आप क्या चीज़ ठीक करना चाहोगे जो आप नहीं कर पाए? जी नहीं, कुछ नहीं चीज़ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, हम इंसान जो है परिस्थितियों का प्रोडक्ट है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हालात के अनुसार हम लोग हैं। बिल्कुल। अगर आप वो हालात बदलना चाहें आज का माइंड सेट लेके, तो आप गलत हैं। बदल नहीं पा सकते क्योंकि उस चीज़ में ज़रूरत ही नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहो कि भाई गांधी ने वो चीज़ गलत की है, अम्बेडकर ने वो चीज़ गलत की है, तो अगर अम्बेडकर आज होते तो वो चीज़ थोड़ी करते। बिल्कुल। और अगर आप उस समय होते गांधी की जगह, तो हो सकता है आप भी वही करते। जो तो आज के चश्मे से इतिहास को देखना, जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आजकल के जो लोग हैं, वो देखते हैं ये बिल्कुल गलत है। आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आज के दौर में कोई कबीर आ जाए, तो वो कबीर वैसा नहीं होगा जो 14वीं सदी में था। 14वीं सदी में था, बिल्कुल। और आज अगर कोई श्री कृष्ण वैसे आ जाए, वो वैसे नहीं होंगे जो उस समय थे। तो ये आदमी समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी बुरे लोग हैं। तो ये चीज़ को इतिहास से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी परिस्थितियों से सीखें जी, इंसान को, ताकि वो चीज़ें अच्छी रहें। और इतिहास लिए ही पढ़ा जाता है ताकि हम अपनी परिस्थितियों से सीख सकें हम किस तरह से जीवन में आगे जो है सही रास्ते पर चल सकें। बिल्कुल। से ना इंसान। तो इन सब चीज़ों से अगर हमारे युवा दूर रहें, तो मुझे लगता है कि हम एक विकसित भारत, उन्नत देश बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हमारा देश का जो ग्रामीण तबका, जो एक बहुसंख्यक आबादी है, अगर ये बढ़ेगा तब भारत विकसित होगा। शहरों से भारत विकसित नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक जो है, भारत गाँव का देश है। है। तो गाँव के बच्चे आगे बढ़े, और गांव के बच्चों में ये जो है भावनाएं आए, लाइब्रेरीज खुले, बच्चे पढ़ें और पढ़ के देश का, समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो ये सब चीज़ें। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे इस पूरी टीम की। हमारी जो है आपके साथ शुभकामनाएं, आप जीवन में ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें करते रहे। और गाइस, सर का जो है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे क्या नाम है सर अपने? कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी सर का चैनल है सेम नाम से। और वहाँ पर जाएं, विजिट करें, और बच्चों को वहाँ पे जो वीडियो सर ने डाली हैं वो बहुत ज़्यादा उनको सीख देने का काम करेंगे। और किसी भी तरह की आपको अगर संस्कृत के फील्ड में या फिर टीचिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर हर समय गाइड कर देंगे। जी। किसी ने टीचर बनना हो संस्कृत में, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार। और सर मैं कहता हूँ कि युवाओं को उस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी भी है। सर ने, आपने देखा हुआ कि जीरो से अपना जीवन शुरुआत किया था, और आज सर अपने आप में कामयाब भी हैं। 2 जो सर मतलब कि पहले एक तो कर ही रहे हैं, और एक छोड़ चुके हैं। छोड़ ही नहीं है सर, वो परिस्थितियों के हिसाब से सर ने आपको उसमें बदल लिया है ना सर। जी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें बताएं कमेंट में आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। और आप भी हमें बताइए अगर आपके वहाँ पे कोई कहानी है, किसी की कोई गेस्ट आप लेके आना चाहते हो, तो हमसे कांटेक्ट करें। और थैंक यू सो मच गाइस, बंटी टॉक्स पे बने रहिए। थैंक यू। बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स जो है आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है सर? जी, धन्यवाद। थैंक यू।